राम राम एवरीबॉडी। हाँ भैया, क्या है बताओ। हाँ, वी डोंट। हाँ, तो डोंट रिमूव कर दो, यूज टू रिमूव कर दो। नहीं, वी डोंट यूज टू। हाँ, देखो, जैसे ही हमने पढ़ा कि पिछली क्लास में कि यूज टू का यूज हम करते हैं पास्ट की हैबिट्स के लिए। हाँ, आई यूज टू गो देयर। अब मान लो अगर हैबिट हमारी प्रेजेंट की हो तो हम इस यूज को यूज लिख देंगे। हाँ, ऐसा कर लेंगे, क्योंकि यूज सेकंड फॉर्म है तो उसको हमने फर्स्ट फॉर्म में लिख दिया तो ये प्रेजेंट बन गया। लेकिन एक चीज समझना, ये यूज्ड वर्ब नहीं थी जिसकी फॉर्म चेंज कर दी, ये मॉडल था। मॉडल्स की फॉर्म नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, जो प्रेजेंट की रेगुलर हैबिट्स होती है उनके लिए कोई मॉडल यूज भी नहीं होता, उनके लिए सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता ही है। अरे तो उसके कंपैरिजन में अगर देखोगे और मान लो तुम ऐसे लिखोगे आई डोंट यूज टू, ठीक है, यूज्ड टू लिख रहे हो या यूज टू। हाँ, यूज टू लिख दिया। अब ये यूज टू क्या है? हाँ, एडजेक्टिव माने, मान ले। फिर क्या मानोगे? कुछ तो मानना पड़ेगा, या तो एडजेक्टिव मानो या मॉडल मानो। मॉडल मान लेते हैं। अगर इसे मॉडल मान लोगे तो इससे पहले हेल्पिंग और डोंट क्यों आएगी? मॉडल्स तो खुद हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और अगर एडजेक्टिव मान लोगे तो लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा, ये लिंकिंग वर्ब तो है ही नहीं। हाँ, ये स्टेटमेंट गलत है, इसको ऐसे लिखो आई डोंट गो देयर। तो जो प्रेजेंट की हैबिट्स होती है ना उनके लिए मॉडल्स मत यूज क्या करो, उनके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा करो। चल। हाँ भैया, कुछ नहीं है। अब फिर अभी तू आदमी की पजामा यार, जो चीजें मैंने अभी पढ़ाई नहीं तो उनकी क्यों चिंता कर रहे हो? जब वो मैं पढ़ा दूंगा तो मैं समझा भी दूंगा। आज इधर देखो। देखो, पता है क्या, बहुत सी क्यूरियोसिटी हमारे दिमाग में रहती है कि दुनिया भर के क्वेश्चंस होंगे जो इनके हम आंसर चाहते होंगे, सब कुछ है, लेकिन वो सिस्टमेटिकली धीरे धीरे सारे सेटल हो जाएंगे। तुम बस फोकस इतना करना है कि जो पढ़ाया गया ना उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। जो क्लास में बता दिए गए समझा दिए गए वो एकदम क्लियर कट रहा है, बाकी सब धीरे धीरे कवर हो जाएगा। अब देखो, हम अगले मॉडल्स पे अपने आते हैं, विल और शैल। ये जो विल मॉडल होता है, ये हमने मॉडल, ये वैसे हमने टेंस में भी डिस्कस किए थे कि विल और शैल मॉडल्स का यूज हम करते हैं या तो किसी पर्सन की इंटेंशन एक्सप्रेस करने के लिए। इंटेंशन का मतलब यहाँ पे विलिंगनेस मानना। इंटेंशन का मतलब यहाँ पे विलिंगनेस, एम, पर्पस, ऑब्जेक्टिव ये। या फिर विल शैल का यूज हम प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए भी करते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस। प्रोबेबिलिटी। इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे वो देखो कॉन्टेक्स्ट से क्लियर हो पाएगा। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, वी शैल गो बाय कार, एक। दूसरा, दे विल गेट लेट। अब ये जो हमने शैल लिखा है ना, ये स्पीकर की इंटेंशन एक्सप्रेस कर रहा है। इंटेंशन का मतलब उसकी विलिंगनेस, कि उसका अपना एम, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उसका अपना एम ये है कि कार से जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम ये देखें तो अब ये हम नहीं कह सकते कि जो दे है उनकी विलिंगनेस हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कि दे आर विलिंग टू गेट लेट। ये उनकी विलिंगनेस नहीं है, ये वी की विलिंगनेस है कि वी आर विलिंग टू गो बाय कार, लेकिन ये उनकी विलिंगनेस नहीं है, एक चांस है, एक प्रोबेबिलिटी है। मतलब कुछ भी ऐसा जो हमें लग रहा है होगा वो प्रोबेबिलिटी है। तो विल और शैल मॉडल्स का बेसिकली हम यूज तब करते हैं जब हमें किसी पर्सन की इंटेंशन एक्सप्रेस करनी हो, उसके इरादे, उसका एम, या फिर हमें किसी काम का हमें लगता है कि ये जरूर होगा तो वो प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए विल शैल का यूज करते हैं। अब देखो इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। डिफरेंसेस इनमें ये होते हैं कि शैल का यूज हम जनरली करते हैं उन सिचुएशंस में जो इनफॉर्मल हो। उल्टा लिख दिया, एक मिनट, फॉर्मल लिखना। ऐसी सिचुएशंस जहां पे हमें फॉर्मेलिटी एक्सप्रेस करनी होती है वहां पे लिखा करो शैल। अच्छा, जहां पे कोई फॉर्मेलिटी नहीं एक्सप्रेस करनी होती है वहां पे लिखा करो विल। अब इस बात को एग्जांपल्स की मदद से समझ लेते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल को।
ही डैश हेल्प यू, आई डैश हेल्प यू। अब देखो काफी कॉमन एग्जांपल है और हम सब लोग इसका यूज लगभग जानते होंगे, ठीक है। ही डैश हेल्प यू, आई डैश हेल्प यू। अब इन दोनों सेंटेंसेस में अगर हम देखें तो जो टोटल डिफरेंस है ना वो सब्जेक्ट के पर्सन का है। ये जो ही है ये थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है और आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है स्पीकर। तो इसका मतलब ये जो काम करने के लिए कह रहा है ना वो स्पीकर खुद कह रहा है। तो अगर स्पीकर खुद कोई काम करने के लिए कह रहा है तो फिर वो ऑब्लाइज भी हो रहा है ऐसा करने के लिए। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे शेल। अच्छा, अगर हम किसी और पर्सन के बारे में कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो हम उस पर्सन को ऑब्लाइज तो कर नहीं सकते कि जो हम कह रहे हैं वो वैसे ही करके दिखाए या वैसा ही करे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे विल। तो ये जो हमने शुरू से पढ़ा होता है कि आई वी के साथ में शैल लिखते हैं, बाकी के साथ विल लिखते हैं, इसकी वजह यही होती है कि जो सेकंड या थर्ड पर्सन होते हैं हम उनको फोर्स नहीं कर सकते कि जो हम कह रहे हैं उसको वो पूरा करें। लेकिन अगर हम खुद कुछ कमिट कर रहे हैं तो फिर हमें पूरा करना ही पड़ता है, तो हम उसके लिए ऑब्लाइज हो जाते हैं, तो वो सिचुएशन फॉर्मल हो जाती है, इसीलिए वहां पे शैल, बाकियों के साथ में विल। तो एक तो फॉर्मेलिटी इनफॉर्मेलिटी वाला ये डिफरेंस हो गया। इसी डिफरेंस को हम बहुत अच्छे तरीके से मतलब उनमें भी यूज होते हुए देखते हैं, जैसे जो जनरली लीगल जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, सपोज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, कोर्ट के वर्डिक्ट्स हैं, बॉन्ड पेपर्स हैं, ठीक है, लीगल एग्रीमेंट्स वगैरह जो होते हैं, उनमें से इनमें से कौन सा मॉडल यूज होता है, विल या शैल? हाँ, हमेशा उनमें हमेशा शैल यूज होता है। शैल यूज करने की वजह ये होती है कि वो जो कम्युनिकेशन होता है ना वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, मतलब उनमें जो लिखा होता है ना वो ऑब्लिगेटरी होता है और वो सारी पार्टीज को मानना पड़ता है, उसी हिसाब से चलना भी पड़ता है। तो इस तरीके का कम्युनिकेशन जो फॉर्मल हो, ऑब्लिगेटरी हो, वहां पे तो शैल लिखा करो। तो ये जो वर्डिक्ट्स हैं, इस तरीके के जो कम्युनिकेशन होते हैं, इनमें सब में हम शैल का ही यूज करते हैं। अच्छा, जहां पे ऐसा कोई कंपल्सन ना हो ऑब्लिगेशन का, वहां पे अपना विल भी लिख सकते हो। इसके अलावा इनका एक और डिफरेंस होता है, जैसे कि डैश आई गो होम नाउ, डैश आई गो होम नाउ। क्या लिखे इसमें, विल या शैल? अच्छा, ये शैल क्या एक्सप्रेस कर रहा है इसमें? ये एक्सप्रेस कर रहा है परमिशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें ध्यान ये देना है कि शैल जो होता है ना, इसका यूज हम तब भी कर लेते हैं जब हमें किसी पर्सन को परमिशन देनी हो या परमिशन मांगनी हो। अच्छा, परमिशन मांगना नहीं मांगना बिल्कुल क्लियर केस ऑफ फॉर्मेलिटी होता है, ठीक है। जब भी हम किसी पर्सन से परमिशन मांगना चाहते हैं तो वी हैव टू डू इट विद पोलाइटनेस। तो ये फॉर्मल सिचुएशन होते हैं, किसी परमिशन मांगना, परमिशन देना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है। तो जहां पर भी हमें फॉर्मेलिटी करने की जरूरत पड़ती है वहां पे हमेशा शैल लिखा करो। तो इस सिचुएशन में विल नहीं यूज हो सकता, यहाँ पे केवल शैल यूज होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम चाहें तो विल भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें केवल शैल लिखना पड़ेगा। अब शैल आई गो होम हमने लिखा तो इसमें आ गया शैल। अब मान लो किसी पर्सन से हमने कहा डैश यू हेल्प मी, और एक दूसरा लिखा डैश आई हेल्प यू। अब यहाँ पे एक चीज अच्छे से समझ लेना, जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें हम किसी पर्सन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारी मदद कर दे। सेकेंड सेंटेंस में हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे बल्कि ऑफर कर रहे हैं किसी को मदद। तो जो फर्स्ट सेंटेंस हमने लिखा डैश यू हेल्प मी, ये तो है रिक्वेस्ट। अच्छा, वो जो दूसरा लिखा डैश आई हेल्प यू, वो है ऑफर। अब जैसे ऑफर है, रिक्वेस्ट है, परमिशन है, ये सारी सिचुएशन फॉर्मल होती है, मतलब पोलाइटनेस एक्सप्रेस करने के साथ इनको लिखना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन जिनमें हमें फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है उनमें हमेशा शैल लिखा करो। अब शैल जो लिखोगे वो फर्स्ट पर्सन के साथ लिखोगे, जैसे आई फर्स्ट पर्सन है तो हमने शैल लिख दिया। अब यू है सेकंड पर्सन, उसके साथ शैल लिख नहीं पाओगे। तो सेकंड पर्सन के साथ में पोलाइटनेस एक्सप्रेस करने के लिए, फॉर्मेलिटी शो करने के लिए वुड का यूज किया करो। तो उसमें हम लिखेंगे वुड यू हेल्प मी, इसमें लिखेंगे शैल आई हेल्प यू। अच्छा, एक सिचुएशन यहाँ पर और होती है, सेकंड पर्सन जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे यू है, इसके साथ में अगर हम चाहें तो कुड भी लिख सकते हैं, कुड यू हेल्प मी। तो ये जो वुड और कुड होते हैं ना, ये प्रेजेंट टेंस में पोलाइटनेस एक्सप्रेस करने के लिए लिखे जाते हैं।
अच्छा, फर्स्ट पर्सन के साथ में हम शैल यूज करते हैं या शैल की जगह शुड भी यूज किया जा सकता है, शुड आई हेल्प यू ऐसे। तो अगर हम किसी पर्सन से रिक्वेस्ट करें, ऑफर करें कुछ, ठीक है, तो वहां पे फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल या शुड लिखा करो, सेकंड पर्सन के साथ में वुड या कुड लिखा करो, ठीक है। किससे बेटे? कैन आई गो होम? नहीं, फर्स्ट पर्सन के साथ में या तो शैल लिखा करो, शुड लिखा करो। कैन लिख दोगे तो उसका एबिलिटी मानना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा होता क्या है, ये जो शैल और शुड होते हैं ये बेसिकली पोलाइटनेस एक्सप्रेस करते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट फॉर्म होते हैं। कैन जो होता है वो बिल्कुल डायरेक्ट वर्ड होता है, मतलब हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, अगर परमिशन मांग रहे हो तो ऑर्डर तो कर नहीं पाओगे दूसरे को, तो फिर कैन नहीं, यहाँ पे यही लिखो, या तो लिखो मे आई गो होम, नहीं तो लिखो शैल और शुड। अब ये जो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली ना, एक तो ये कई बार ब्लैंक्स वगैरह में, कॉमन एरर्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वहां पर काम आएंगे, नहीं तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है हमें नरेशन में भी काम आता है। नरेशन में कैसे काम आता है, यहां से समझना। दे सेड टू हिम, दे सेड टू हिम शैल वी स्पीक द ट्रुथ। दूसरा, दे सेड टू हिम शैल वी shall we get into some trouble? some trouble, लास्ट वर्ड ट्रबल है, अपना ध्यान से लिख लेना। अब ये जो दोनों सेंटेंसेस हमने लिखे ना, ये डायरेक्ट नरेशन में लिखे गए, मतलब इनका जो नरेशन है वो स्पीच फॉर्म डायरेक्ट है। अब हम इनको इनडायरेक्ट फॉर्म में लिख देते हैं। दे आस्क्ड हिम इफ दे डैश स्पीक द ट्रुथ। दे आस्क्ड हिम if they dash get into some trouble। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दिया। बस एक काम करना बाकी रह गया कि वो जो शैल मॉडल है ना, उसको जगह कुछ ना कुछ वर्ड लिखना पड़ेगा। अच्छा, शैल लिख नहीं सकते क्योंकि अब हमारी मेन क्लॉज पास्ट में हो गई। अच्छा, पास्ट में शैल विल यूज होते नहीं है, तो यहाँ पे हमें शैल या विल की जगह कोई दूसरा वर्ड लिखना पड़ेगा। अब देखो, वो जो दूसरा वर्ड है वो लिख तो खैर देंगे, क्या लिखना है, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बार अगर ये पता करना पड़ जाए कि ये शैल जो हम यूज कर रहे हैं दोनों सेंटेंसेस में, ये यूज क्यों कर रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस में शैल क्या शो करने के लिए यूज किया गया, परमिशन, पॉसिबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी। हाँ, प्रोबेबिलिटी तो खैर नहीं होगा, ये परमिशन है। मान लो अगर मुझे सच पता है तो मैं दूसरे से क्यों पूछ रहा हूँ कि सच बताऊं या नहीं बताऊं, अगर सच पता है तो उसको बताओ, ठीक है। लेकिन ये पर्सन दूसरे की परमिशन से ही सच बोलेगा, मतलब दूसरा ना कर देगा तो ये सच बोलेगा नहीं। तो वो जो शैल यूज हुआ ना, वो परमिशन मांगने के लिए हुआ। अच्छा, ये भी क्या परमिशन मांग रहे हैं कि मुसीबत में फंसे जाके? हाँ, कह देगा दूसरा पर्सन हाँ कूद पड़ो मुसीबत में, तो कूद पड़ेंगे जाके क्या ये जो शैल है ना, ये परमिशन मांगने के लिए नहीं है, ये एक्सप्रेस कर रहा है प्रोबेबिलिटी, मतलब इसके थ्रू वो क्या होगा ये जान लेना चाहते हैं पहले ही। तो ये शैल प्रोबेबिलिटी के लिए एक्सप्रेस किया गया कि किस काम के होने की प्रोबेबिलिटी है, और वो परमिशन के लिए यूज किया गया। अगर हम शैल का यूज प्रोबेबिलिटी के लिए करें तो शैल और विल दोनों को वुड लिखा करो पास्ट में। जब परमिशन के लिए करें तो फिर वुड शुड लिखा करो। तो इसमें तो आ जाएगा शुड स्पीक द ट्रूथ, इसमें आ जाएगा वुड गेट इनटू सम ट्रबल। तो अगर हम शैल मॉडल का यूज किसी पर्सन से परमिशन मांगने के लिए करें तो पास्ट में उसकी जगह शुड लिखा करो। लेकिन अगर हम विल और शैल का यूज प्रोबेबिलिटी या किसी की विलिंगनेस एक्सप्रेस करने के लिए करें तो पास्ट में उनकी जगह वुड लिखा करो। तो इसीलिए कई बार जब हम नरेशन चेंज करते हैं तो शैल शुड हो जाता है, और कई बार नहीं भी होता। अब अगली बार से अपना ध्यान रखना कब शैल शुड होगा कब नहीं होगा। बाकी विल शैल को लेकर जो दुनिया भर की गफलत फैली होती है कि धमकी देने के लिए, दृढ़ निश्चय शो करने के लिए, अनुमोदन विमोदन पता नहीं क्या क्या होता है, वो सब बकवास होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये यूजेस के इनके डिफरेंसेस होते हैं, और बाकी कोई डिफरेंसेस इनमें होते नहीं है।
विल शैल हो गए, कैन में कल ही हो गए। अगले मॉडल्स लिखो, वुड कुड माइट। वुड, कुड और माइट। अब देखो, ये जो वुड कुड माइट मॉडल्स हम यूज करते हैं, एक तो हम इन्हें पास्ट फॉर्म यूज करते हैं एज अ पास्ट फॉर्म ऑफ विल एंड शैल। विल शैल की पास्ट फॉर्म में यूज करते हैं वुड का यूज। उसी तरीके से पास्ट में कैन की जगह यूज करते हैं कुड का, और मे की जगह यूज करते हैं माइट का। तो जो सबसे कॉमन यूज होता है इंग्लिश में इन मॉडल्स का वो ये होता है कि पास्ट में मे की जगह माइट, कैन की जगह कुड और विल सेल की जगह वुड। अगर विल सेल परमिशन के लिए जो तो फिर शुड लिखना। उसके अलावा एक दो इनके यूजेस और भी होते हैं, जैसे माइट मॉडल होता है ना, इसका यूज हम करते हैं किसी ऐसे सिचुएशन के लिए जो लीस्ट पॉसिबल हो। जैसे हमने सेमी क्लोज कंडीशन पढ़े थे ना, उस तरीके की सिचुएशंस जो कि हमें लगता है कि होने के चांसेस उनके ना के बराबर ही हैं। तो ऐसी सिचुएशन जो लीस्ट पॉसिबल हो उनके लिए भी हम माइट का यूज कर लेते हैं, फिर ये प्रेजेंट और फ्यूचर में भी यूज हो जाता है। अच्छा, कुड जो होता है इसका भी यूज हम इस तरीके से करते हैं लिस्ट पॉसिबिलिटीज हो करने के लिए। उसके अलावा हम कुड का यूज, जैसा कि हम पढ़ रहे थे, कि पोलाइटनेस एक्सप्रेस करने के लिए, ऑफर्स हैं, रिक्वेस्ट हैं, उनमें पोलाइटनेस एक्सप्रेस करने के लिए इसका यूज कर लेते हैं। अच्छा, वुड मॉडल का भी यूज किया जाता है ऑफर्स और रिक्वेस्ट में, सेकंड पर्सन के साथ में पोलाइटनेस एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये जो वुड और कुड मॉडल्स हैं इन्हें हम प्रेजेंट टेंस में भी यूज करते हैं, तब जब हमें किसी से कुछ रिक्वेस्ट करनी हो या किसी को कुछ ऑफर करना हो पोलाइटनेस एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा वुड मॉडल का यूज हम तब भी कर लेते हैं जब हमें पास्ट की हैबिट्स को एक्सप्रेस करना हो, जैसे कि यूज टू का किया जाता है। अब देखो इन पे बेस्ड किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला तो, दे न्यू दैट इट विल नॉट वर्क। दे आस्क्ड मी इफ आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब देखो ये जो दोनों सेंटेंस हमने लिखे ना, इनकी हमारी मेन क्लॉज पास्ट में है। ये मेन क्लॉज पास्ट में है, ये मेन क्लॉज पास्ट में है। अगर मेन क्लॉज पास्ट में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का भी टेंस पास्ट ही होगा। अच्छा, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस पास्ट हो जाएगा तो विल तो आने से रहा, वुड लिखो, और एक कैन आने से रहा, कुड लिखो। तो सबसे ज्यादा तो इस तरीके के क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं इन पे, हालांकि ये आसान भी होते हैं, ये हमने टेंस में पढ़ भी रखेंगे। अगर हमारी मेन क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट, मेन क्लॉज पास्ट में हो तो कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी पास्ट में लिखा करो। इसके अलावा और कुछ टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे कि ये एक प्रीवियस ईयर के पेपर का ही क्वेश्चन है जो मैं लिख रहा हूँ। ही डिड नॉट सॉल्व द पजल डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स। He did not solve the puzzle despite his best efforts.
अब देखो उस सेंटेंस के बजाय पहले यहाँ ना, ये जो दोनों हमने सेंटेंस लिखे हैं, डिडंट गो देयर, आई कुडंट गो देयर, उन दोनों में जो बेसल डिफरेंस है वो हेल्पिंग वर्ब का है। कि यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया है डिड, जो कि प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है, और यहाँ पे यूज की कुड, जो कि मॉडल ऑक्सिलरी होती है। अब हमने पढ़ा कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं केवल टेंस एक्सप्रेस करती हैं, इसके अलावा और कुछ इनमें होता नहीं है। तो इसका मतलब अगर हमें डिड लिख रहे हैं ना, तो इससे बस हमें ये पता चल रहा है कि जो इवेंट हमने लिखा है ये पास्ट का इवेंट है, इसके अलावा ये कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रही, ठीक है। अच्छा, जिस वर्ब के साथ हमने लिखा है गो, ये डूइंग वर्ब है, तो इसका मतलब ये जो आई है वो इस वर्ब का डूअर है। अगर हम डिड नॉट लिख देंगे तो इसका मतलब वो नॉट डूअर है, मतलब उसने एक्शन परफॉर्म नहीं किया, तो ये डेलिबरेट एक्शन हो गया जो उसने परफॉर्म किया ही नहीं। तो ये जो गो वर्ब होती है डूइंग एक्सप्रेस करती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिख दोगे तो पास्ट की डूइंग हो जाएगी, अगर डिड नॉट लिख दोगे तो इसका मतलब नॉट डूइंग हो जाएगी, तो इसका मतलब उसने उस काम को किया नहीं, तो ये डेलिबरेट एक्शन हो गया जो उसने परफॉर्म नहीं किया। अच्छा, कुडंट वो में हम देख रहे हैं मॉडल लिख दिया। अच्छा, मॉडल्स जो होते हैं ये अपनी इंटेंशन ऐड कर देते हैं वर्ब के साथ में। अच्छा, कुडंट कुड का यूज करते हैं हम एबिलिटी के लिए, नॉट लिख दोगे तो इनएबिलिटी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये उसकी मतलब डेलिबरेट एक्शन नहीं है, ऐसा नहीं कि उसने डेलिबरेटली नहीं किया, बट ये उसकी इनएबिलिटी है कि वो कर नहीं पाया। अब किस चीज ने उसे इनेबल कर दिया? हो सकता है उसमें इतनी काबिलियत ही ना हो सकता है सरकमस्टांसेस ऐसी बन गई हो कि वो ना जा पाया हो, तो कोई भी वजह रही हो, लेकिन ये इनेबिलिटी है। तो अगर हमें किसी पर्सन की इनेबिलिटी एक्सप्रेस करनी है, मतलब हमें कोई इंटेंशन एक्सप्रेस करना है वर्ब के साथ में, तो फिर मॉडल्स लिखने पड़ेंगे। अगर सिंपली टेंस एक्सप्रेस करना है तब तो प्राइमरी ऑक्सिलरी लिख दो। अभी जो सेंटेंस हमने लिखा है ही डिडंट सॉल्व द पजल, अगर ये सही हो जाता, अगर सही हो जाता, अगर ये इतना ही होता, तो ही डिडंट सॉल्व द पजल अगर हम लिखे ना तो ये सही है। और इसका मतलब हमें ये मानना पड़ेगा ही डेलिबरेटली डिड नॉट सॉल्व द पजल, कि उसने डेलिबरेटली पजल को सॉल्व नहीं किया। लेकिन अगर वो जो हमने आगे लिख दिया डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स, तो इसका मतलब उसने एफर्ट्स तो किए। अगर एफर्ट्स किए तो इसका मतलब वो इंटेंशनली तो काम करना ही चाहता होगा, लेकिन वो उससे हुआ नहीं। अब किस लिए नहीं हुआ? कि वो बेवकूफ था, या फिर वो पजल मुश्किल थी, या जो भी था, लेकिन ये उसकी इनेबिलिटी है। अगर ये इनेबिलिटी है तो कुड नॉट लिखो। तो अगर हम किसी पर्सन के थ्रू ये एक्सप्रेस करें कि उसने किसी एक्शन को डेलिबरेटली परफॉर्म नहीं किया, तो मॉडल्स मत लिखना। लेकिन अगर हमें एबिलिटी, पॉसिबिलिटी ये सब एक्सप्रेस करना हो तो फिर मॉडल्स के थ्रू ही किया करो। तो ही डिड नॉट सॉल्व द पजल डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स। एक और देखना, द जज टेस्टेड द अक्यूज्ड if he would speak English. The judge tested the accused if he would speak English. We shall test it if it dash withstand so much pressure. ऑप्शन विल और सेल है। आ रहा, इसमें बता बेटा क्या आएगा? विल और सेल ऑप्शन है? नहीं, विल और कैन। हाँ, बट पड़ोसी, इसमें बताना, इसमें विल या कैन। कैसे बदल गया कि कैन आएगा? अगर मैं विल लिख दूं तो गलत क्यों? अगर मैं तो, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं विल लिखूं इसमें, तो अगर मैं विल लिख दूंगा तो गलत क्यों हो जाऊंगा, ये बता। अच्छा, एक चीज और बता, मान ले अगर ये सेंटेंस केवल इतना हो, इट डैश विद स्टैंड सो मच प्रेशर, अब फिर मैं ऑप्शन दे दूं विल या कैन, तब क्या यूज करेगा? हाँ, फिर तो विल या कैन कोई भी आ सकता है ना।
तो अभी ऐसा क्या है कि इसमें केवल कैन आएगा, विल नहीं आएगा। भाई हिला हुआ है क्या, आंख खोल ले थोड़ी सी, ये लिखी ना वर्ब, इसकी वजह से। अभी जो टेस्ट वर्ब हमने लिखी ना, टेस्ट हम क्या करते हैं किसी चीज की, प्रोबेबिलिटी या कैपेसिटी, कैपेसिटी, एबिलिटी, स्ट्रेंथ। तो ये जो टेस्ट वर्ब है ना, इससे अपने आप पता चल जा रहा है कि जो लिखा गया स्टेटमेंट है ना, वो दैट इज द रेफरेंस टू द एबिलिटी और कैपेसिटी और स्ट्रेंथ। क्योंकि टेस्ट हमें एबिलिटी, कैपेसिटी या स्ट्रेंथ को ही कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी को भी टेस्ट थोड़ी कर लेगा। ठीक है। तो अगर ये टेस्ट वर्ब हम यहाँ पे ना लिखें, कोई दूसरी वर्ब लिख दें या कुछ भी और लिख दें, या हटाया था इसे, कुछ को लिखे ना, बस इतना लिखें सेंटेंस, तो विल भी आ सकता है। उन चक्करों में मत पड़ा करो, हालांकि वो भी एक वजह है, लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसके लिए पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। ठीक है। हालांकि वजह वो भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको ऐसे समझो। तो अगर हम यहाँ पे टेस्ट लिख रहे हैं, तो ऐसे ही हमें पता चल जाएगा कि वो लिखा गया जो स्टेटमेंट है ना, वो एबिलिटी का एक्सप्रेशन है। तो एबिलिटी के लिए कैन आ गया, विल आएगा नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ इस सेंटेंस में, यहाँ पे टेस्ट है प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे है पास्ट टेंस। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, टेस्ट वर्ब अगर एबिलिटी के लिए यूज होती है तो यहाँ भी एबिलिटी की बात हो रही होगी। यहाँ प्रेजेंट था तो कैन लिख दिया, यहाँ पास्ट है तो कुड लिख दो। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे, द जज टेस्टेड द अक्यूज्ड इफ ही कुड स्पीक इंग्लिश। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, he could move the box to the corner though it was very heavy. He could move the box to the corner though it was very heavy. अब देखो, मान लो कोई बॉक्स हैवी है, लेकिन फिर भी किसी पर्सन ने उसको कॉर्नर तक घुमा के पहुंचा दिया, मतलब मूव करके उसको पहुंचा दिया, तो ये उसकी एबिलिटी है। अच्छा, इंग्लिश बोल लेता है कोई पर्सन, ये भी उसकी एबिलिटी है। अब ये एबिलिटीज तो दोनों है, किसी भारी चीज को उसकी जगह से हटा देना भी एबिलिटी है, कि उसमें इतनी कैपेसिटी है। इंग्लिश बोल लेना भी एक एबिलिटी ही है, लेकिन इनमें डिफरेंस है। ये एबिलिटी है स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर बॉक्स को मूव करने से रिलेटेड। ये एबिलिटी है जनरल। तो अगर हम एबिलिटीज को देखें तो इन्हें भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो तरीके से। एक ऐसी एबिलिटी जो कि जनरल है, वो पर्सन कोई सिचुएशन में कहीं भी इंग्लिश बोल सकता है, जो इंग्लिश बोल सकता है वो कहीं भी बोल लेगा। लेकिन ये जो बॉक्स मूव करना है ना, एक पर्टिकुलर इवेंट है। अगर किसी पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड किसी पर्सन की एबिलिटी एक्सप्रेस करनी हो ना, तो मैनेज टू लिखा करो। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ही मैनेज टू मूव द बॉक्स टू द कॉर्नर। तो ये अपना जरूर ध्यान देना है कि जो पास्ट की जनरल एबिलिटीज होती हैं उनके लिए तो कुछ ठीक होता है, लेकिन जो पर्टिकुलर एबिलिटीज होती हैं किसी पर्टिकुलर एक्शन से रिलेटेड, उनके लिए मैनेज टू लिखा करो। और इसको देखो मैं कहीं पे लिख देता हूं, यूज मैनेज टू रेफर टू such abilities in past as are related to some specific event. अगर हमें किसी स्पेसिफिक इवेंट से रिलेटेड किसी पर्सन की एबिलिटी एक्सप्रेस करनी है, तो वहां पे फिर मैनेज टू लिखा करो। एक एग्जांपल देखो इसी का, मैं और लिख देता हूं, यहां से समझना। We could find the box in that darker room अब जैसे हमने ये लिख दिया, वी कुड फाइंड द बॉक्स इन दैट डार्कर रूम, ये कैसी एबिलिटी है, स्पेसिफिक या जनरल? स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर बॉक्स को ढूंढने से रिलेटेड एबिलिटी है ये।
तो यहाँ पे ये कुड हटाओ, मैनेज टू लिख दो। वी मैनेज टू फाइंड द बॉक्स इन दैट डार्कर रूम। तो इस तरीके की एबिलिटी जो किसी एक पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड हो, ठीक है, एक सिंगल इंस्टांस से रिलेटेड हो, उनके लिए तो मैनेज टू लिखा करो। जो एबिलिटी जनरल हो, ठीक है, उसके लिए फिर कुड लिखा करो। तो ये मे माइट कुड के ये यूजेस हो गए, पोलाइटनेस के लिए यूज करते हैं, हालांकि वो स्पोकन का इशू होता है, उसका कंपटीशन के इंग्लिश से कोई लेना देना होता नहीं है। अब उसके बाद में आगे हम अपने कि वुड का यूज पास्ट की हैबिट्स के लिए भी होता है। देखो, दे वेंट टू द सिटी। दे यूज टू गो टू द सिटी। और नाइन्थ, दे वुड गो टू द सिटी। अब जैसे हमने 3 सेंटेंस लिखे, दे वेंट टू द सिटी, दे यूज्ड टू गो टू द सिटी एंड दे वुड गो टू द सिटी। आजा भोपाल, इन्हें इंटरप्रेट कर एक बार, इन तीनों का इंटरप्रिटेशन दे। अगर कहीं पे सेंटेंस लिखे हो तो पढ़ने वाला क्या समझे पढ़ने के बाद। हम्म, हाँ। अच्छा, किसका मतलब ये कि अब पता नहीं है? किसका मीनिंग है, 7th का, 8th का, 9th का? अच्छा, इसमें पता कि नहीं जाता। हाँ, जाया करता था, अब जाता कि नहीं जाता? कि इसका भी नहीं पता? इसका भी नहीं पता। पता तुम्हें कुछ नहीं। हाँ, ये यूपी वालों की हरकत तुम में कहां से आ गई? एक छोटी सी सलाह देता हूँ, फेसबुक या नॉलेज से बचना। फेसबुक और जो व्हाट्सएप वाली नॉलेज होती है ना, उससे बच जाओगे जिंदगी में तो आदमी बन जाओगे। ये जो फेसबुक या नॉलेज होती है ना, किसी काम की नहीं होती। अब इसको समझना, जो क्लास में पढ़ाया जाता है अगर तुम उस पर फोकस करोगे तो वास्तव में मैं कोशिश करता हूँ चीजें बहुत क्लियर कट रहे, मतलब इतनी क्लियर कट रहे कि उसमें कोई एम्बिगुइटी हो ना। अगर बच्चा खुद ही हिला हुआ ना, तो खुद ही हिला हुआ है तब तो खैर एम्बिगुइटी हमेशा रहेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चीजें एकदम क्लियर कट चले, जितनी पॉसिबल हो सकती है मैं उतनी कोशिश करता हूँ, ठीक है। फेसबुक या नॉलेज ले डालेगी वो, सबको ले डालती है। ये जो हमने इवेंट लिखा है ना, ये हम पास्ट का वन टाइम इवेंट मान सकते हैं। द वेंट टू द सिटी का मतलब ये हो सकता है कि पास्ट का एक वन टाइम इवेंट हो, जो एक बार वो शहर गए फिर दोबारा गए कभी कि नहीं गए वो हमें नहीं पता। लेकिन अब अगर मान लो हम इसमें लिख दें एवरी मंथ, तो अब जब एवरी मंथ लिख दोगे तो ये टाइम तो फ्रीक्वेंसी शो करेगा, तो अब हम इसे रेगुलर इवेंट मानना पड़ेगा। अच्छा, अगर एवरी मंथ ना लिखा हो और हमें कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो तो हम मान उसे भी रेगुलर सकते थे। मतलब अगर इतना ही केवल लिखा हो द वेंट टू द सिटी, तो हम उसे रेगुलर भी मान सकते हैं, वन टाइम भी मान सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये समझना है कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसका यूज हम पास्ट के किसी डेफिनेट एक्शन को रेफर करने के लिए भी करते हैं और फ्रीक्वेंट एक्शंस के लिए भी करते हैं, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा टाइम एक्सप्रेशन लिख दोगे जिससे पता चल जाए कि वो फ्रीक्वेंट एक्शन है, तब तो ये कंफर्म ही हो गया रेगुलर एक्शन है। अगर नहीं एवरी मंथ लिखा होता तब भी हम मान सकते थे, हालांकि तब हम इसे सिंगल इवेंट भी मान सकते थे, अभी केवल इसे रेगुलर इवेंट ही मानना पड़ेगा। अच्छा, यूज टू का अपना जो इंट्रिंसिक मीनिंग होता है, मतलब जो उसका इनहेरेंट मीनिंग होता है, वो होता है रेगुलर एक्शन का। तो अगर हम यूज टू यहाँ पे लिख रहे हैं तो हमें एवरी मंथ वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पता चल गया कि पास्ट का रेगुलर एक्शन ही है। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यूज टू और वेंट दोनों एक ही काम कर रहे हैं। वेंट के साथ में क्लियर करने के लिए एवरी मंथ लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज भी कन्वे कर सकता है, लेकिन वो लिख देते हैं तो क्लियर हो जाता है। यूज टू अगर चाहे लिखो एवरी मंथ चाहे ना लिखो, वो ऐसे ही पता चलेगा कि रेगुलर एक्शन है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डिफाइन करनी है तो लिख दो एवरी डे, लिख दो एवरी वीक, लिख दो एवरी मंथ, लिख दो, लेकिन नहीं शो करनी है, फ्रीक्वेंसी डिफाइन नहीं करनी, तो ऐसे बदल गए फ्रीक्वेंट है। अब आ जाते हैं इस पे। अब देखो, हमने मॉडल्स में पढ़ा था कि वुड कुड माइट का यूज हम प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में इम्प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए करते हैं। तो अगर हम इसे लिख देना दे वुड गो टू द सिटी, तो हम इसे प्रेजेंट भी मान सकते हैं, फ्यूचर भी मान सकते हैं और पास्ट भी मान सकते हैं, क्योंकि विल सेल की जगह पास्ट में वुड यूज होता है, तो हम इसे पास्ट भी मान सकते हैं। प्रेजेंट के जो फ्यूचर के एक्शंस जो जिनके होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, जो इमेजिनरी नेचर के होते हैं, उनके लिए भी यूज करते हैं। तो इस वुड को हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अगर हम मान लो इसके साथ में लिख दें व्हेन ही वाज अ चाइल्ड,
अब जब हम यहाँ पे लिख देंगे व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, तो ये टाइम पास्ट का हो गया, ठीक है। अब ये तो कंफर्म हो गया कि एक्शन प्रेजेंट का तो खैर नहीं है ना फ्यूचर का है, अब ये पास्ट का है। तो अगर हम पास्ट के एक्शन के साथ में वुड लिख रहे हैं तो इसको भी अब हमें रेगुलर एक्शन ही मानना पड़ेगा। तो कुल मिला के तीनों एक ही काम कर रहे हैं, बस डिफरेंस ये है जो समझा दिए। अगर टाइम नहीं लिखोगे तो वुड जो होता है वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में यूज होता है, यूज टू केवल पास्ट में यूज होता है। वेंट जो होता है वो पास्ट के डेफिनेट एक्शन के लिए भी होता है, रेगुलर एक्शन के लिए भी यूज होता है। अगर हम उसके साथ में कोई ऐसा टाइम लिखते हैं जिससे पता चल जाए रेगुलर है, तब तो फिर उसको रेगुलर ही मानना। तो जो पास्ट के रेगुलर एक्शंस होते हैं उनके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, यूज टू मॉडल यूज करते हैं और वुड मॉडल का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो वुड मॉडल होता है इसके थ्रू हम पास्ट के उन एक्शंस को भी यूज रेफर करते हैं जो रेगुलर होते रहे हो पास्ट में। हालांकि उसके लिए हमें पास्ट का रेफरेंस देना पड़ जाता है, नहीं तो वो कॉन्टेक्स्ट अगर क्लियर हो तो बिना उसके लिखे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं तो वहां पे कॉन्टेक्स्ट वगैरह दे दिया जाता है। तो ये वेंट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यूज टू मॉडल है, वुड है, ये सब रेगुलर एक्शंस हैं पास्ट के, यहाँ पे अपना लिख दो। एक सिचुएशन और देखना, हमने क्वेश्चन लिखा 10th, they used to, they would play cricket in childhood। दूसरा, they used to, they would like cricket in childhood। अब जैसे हमने लिखा दे यूज टू, दे वुड प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड, इन दोनों सेंटेंस में जो हमें बेसिक डिफरेंस नजर आ रहा है ना वो वर्ब का है। यहाँ पे वर्ब है प्ले और यहाँ पे वर्ब है लाइक। और एक चीज और समझना, ये जो दोनों वर्ब है ना इनमें बेसिक डिफरेंस ये है कि जो प्ले है वो एक डूइंग है, डूइंग का मतलब एक्शन। लाइक जो है वो ना डूइंग है ना हैपनिंग है, वो मेंटल स्टेट है। तो जो प्ले वर्ब है दैट इज एन एक्टिविटी, व्हाइल लाइक इज नॉट एन एक्टिविटी, इट इज द मेंटल स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। तो वो मेंटल स्टेट शो करने वाली वर्ब है और ये एक्टिविटी शो करने वाली वर्ब है, ठीक है। तो अगर हम किसी रेगुलर एक्शन को रेफर करें पास्ट के, तब तो चाहे यूज टू लिखो चाहे वुड लिखो, दोनों ही सही है। लेकिन अगर स्टेट को एक्सप्रेस करना हो तो केवल यूज टू लिखना, फिर वुड गलत हो जाएगा। तो एक ये डिफरेंस जरूर ध्यान देना है कि यूज टू मॉडल का यूज हम पास्ट के हर तरीके की वर्ब के लिए कर सकते हैं, लेकिन वुड का यूज केवल पास्ट के उन वर्ब्स के लिए क्या करो जो एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेट के लिए हमेशा यूज टू लिखा करो। और ये इसके लिए एक एग्जांपल और लिख देता हूं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ही वुड बी अ फ्रेंड ऑफ माइन a few years ago, a few years ago। he would be a friend of mine a few years ago। अब देखो, ये जो हमने लिखा है ना बी, ये हमारे यहाँ पे मेन वर्ब है। बी वर्ब क्या शो करते हैं, डूइंग है, हैपनिंग है, स्टेट। स्टेट। अब ये वर्ब स्टेट की वर्ब है। इज एम आर जो होती है लिंकिंग वर्ब होती है, डूइंग हैपनिंग नहीं, स्टेट डिस्क्राइब करती हैं। अगर ये स्टेट डिस्क्राइब करने के लिए वर्ब यूज होती तो वुड गलत है, उसके लिए फिर यूज टू लिखो। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ही यूज टू बी अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन अ फ्यू इयर्स अगो। तो वुड कुड माइट पे इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, और इन्हीं का एप्लीकेशन हमारे पेपर में होता है, कॉमन एरर्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, वगैरह वगैरह। अगला लिखो, मस्ट, ought to और शुड।
अब देखो ये जो मॉडल्स हमने लिखे हैं ना, इनका यूज किया जाता है बेसिकली नेसेसिटीज शो करने के लिए। ठीक है, नेसेसिटी के लेवल के हिसाब से ये अब बदल जाते हैं, लेकिन ये सब नेसेसिटी एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, इनमें से मस्ट का यूज करते हैं हम उन एक्शंस को रेफर करने के लिए जिनका किया जाना ऑब्लिगेटरी हो, मतलब ऑब्लिगेशन शो करने के लिए इसका यूज करते हैं। ऑट टू का यूज करते हैं हम किसी पर्सन से को उसकी ड्यूटी या उसके मतलब मॉरल या एथिकल ड्यूटीज रियलाइज कराने के लिए। कोई पर्सन है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी अपनी कोई ड्यूटी है, तो जो मॉरल सजेशंस होते हैं, क्या एक काम करना है, ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखो, केवल ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब हम उसे ऑब्लाइज नहीं कर रहे हैं, बट हम उसको ये बताना चाह रहे हैं कि ये उसकी ड्यूटी है या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसा करे। अच्छा, शुड जो होता है मेयर सजेशन होता है। So when we suggest somebody to do something, then use should. When we make something obligatory for someone to do, use must. When we realize someone his duties, then use ought to. अब एक चीज और भी ध्यान देना, इनका जो डिग्री होती है ना, मतलब जो इंटेंसिटी की डिग्री होती है, वो भी इसी सीक्वेंस में होती है। इनमें से सबसे कमजोर जो मॉडल है वो शुड है। शुड से ज्यादा हायर डिग्री ought to की है, और ought to से हायर डिग्री must की है। तो इनकी जो डिग्री ऑफ इंटेंसिटी होती है ना, वो भी इसी सीक्वेंस में होती है। सबसे कमजोर मॉडल शुड है, उससे ज्यादा डिग्री का मॉडल मतलब ought to है, और must तो ऑब्लिगेशन ही बना देता है। अब एक दो क्वेश्चंस की मदद से इसे समझ लेते हैं। दे क्या यू लिखो, यू डैश ऑबे ट्रैफिक रूल्स। क्या लिखा है बेटा इसमें, शुड या मस्ट? हाँ, उसे बताने दो। मस्ट दो बार लिख देगा क्या, मस्ट मस्ट एक ही बार? चल, मस्ट ही क्यों लिखेगा, शुड क्यों नहीं लिखेगा? शुड क्यों नहीं लिखेगा ये बता। चलो, तुम्हें कैसे पता चला कि ये सजेशन नहीं है? ए, तुम्हें कैसे पता लगा ये सजेशन नहीं है? हाँ, ट्रैफिक रूल से, मतलब अगर हम किसी को ट्रैफिक रूल मानने के लिए कहेंगे तो वो सजेशन नहीं होगा, मतलब ये मान के चले ऐसा बाय डिफॉल्ट। हाँ, अब खीसा निकाल रहा ही। अरे भाई, तुम्हें पता कैसे चला ये सजेशन नहीं है? अब देखो, पता क्या, चाहे शुड लिखो या मस्ट लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डिग्री चेंज हो जाएगी। होता क्या, अगर हम मस्ट यूज करते हैं तो इसका मतलब हम अपने लिसनर को वो काम करने के लिए ऑब्लाइज कर रहे हैं, और मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ये कहना चाह रहे हैं, इट इज डिसाइडेड दैट यू डू इट, कि मतलब ऐसा डिसाइड हो चुका है कि तुम करोगे। तो इसका मतलब डिसीजन किसी और ने ले लिया, अब उसे करना है। अच्छा, अगर हम शुड यूज करते हैं तो इसका मतलब हम केवल उसे सजेस्ट कर रहे हैं, फिर वो करे चाहे ना करे, वो अपना देख ले जाके। तो ये तो डिपेंड करेगा स्पीकर और लिसनर के रिलेशन पे, कि कौन सजेस्ट कर रहा है, किसे सजेस्ट कर रहा है, उनका किस तरीके का रिलेशन है, वो ऑब्लाइज कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो चाहे शुड लिखो या मस्ट लिखो, क्या फर्क पड़ता है? ऑब्जेक्टिव होना बेसिक चीज होती है, लैंग्वेज सीखने के लिए ऑब्जेक्टिव होना ज्यादा जरूरी चीज है। तो हमें तो यहाँ पे कुछ पता नहीं कि कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, हमारे लिए तो ये सेंटेंस जो है वो एकदम मतलब ऑब्जेक्टिव होकर हमें देखना चाहिए। तो मस्ट लिखो या शुड लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये समझ लेना कि जब मस्ट लिखा जाएगा तो मीनिंग क्या अंडरस्टूड होगा, और शुड लिखोगे तब क्या होगा। तो हमें ये नहीं पता कि कौन किससे कह रहा है। ठीक है, एक चीज बताइए जरा बेटा, मान लो कोई पर्सन है रास्ते में जा रहा है, ठीक है, उसने कोई ट्रैफिक रूल वायलेट किया। अब तुम उसको ये सलाह दे रहे हो कि ट्रैफिक रूल्स को ओबे किया करे, ठीक है, तो तुम उसको मस्ट कह के कहोगे एडवाइस या शुड? हाँ, नहीं, तुम उस पर्सन को नहीं जानते वो कौन है कौन नहीं, बस तुम उसको बताना चाहते हो कि ट्रैफिक रूल्स मानना अच्छी बात है। अब तुम उससे क्या कहोगे, मस्ट या शुड? मस्ट। ऑब्लाइज कर दोगे उसे? हाँ, अबे तुम्हें क्या पता, एक हम तुमको सजेशन दे रहे हैं कि उसको ट्रैफिक रूल्स मानने चाहिए, वो माने नहीं माने वो अपना देखे जाके, उसका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो अगर हम किसी को ऑब्लाइज नहीं कर सकते, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते अपनी बात मानने के लिए, तो शुड लिखा करो। ठीक है, मस्ट लिख दोगे तो इसका मतलब वी हैव गॉट द अथॉरिटी ओवर दैट पर्सन, कि हमें उस पर्सन पे अथॉरिटी है और हम उसको मतलब
वो काम करवाने के लिए ऑथराइज है। अब यहाँ पे हमें ये पता नहीं कि यू कौन है, लिसनर कौन है, कौन लिसनर है, कौन स्पीकर है और किस तरीके का उनका आपस का रिलेशन है। जब पता ही नहीं है तो जो चाहे लिखो सही है, शुड लिखा हो तो वो सही है, मस्ट लिखा हो तो सही है। देखो कुछ चीजें हमें डिटेल में इसलिए समझनी पड़ती हैं क्योंकि हमारे पेपर में एक ऑप्शन नो एरर भी होता है और वो सबसे भारी होता है, क्योंकि वो तभी सही होता है जब वास्तव में हमें चीजें सब पता हो। नहीं तो हम जबरदस्ती कुछ ना कुछ तो अज्यूम कर ही लेते हैं। ठीक है, ये पहले काम करता था, अब पता नहीं करता है कि नहीं करता, और ये अभी भी हमें पता है। तो अब ऐसे मन बहला लोगे तब तो कुछ भी कर लो अपने आप। तो कहानी क्या होती है कि वो जो नो एरर वाली कहानी होती है ना, उसके लिए हमें मान के चलना पड़ता है। अब मान लो किसी बच्चे ने मान लिया कि इसमें शुड आएगा, ठीक है, अब मस्ट लिखा होगा तो वो गलत मान लेगा पेपर में, या किसी ने मान लिया मस्ट आएगा और शुड लिखा होगा तो वो गलत मान लेगा। ये कोई गलत होने की वजह थोड़ी है, तो कुछ भी लिख दो अपनी जरूरत के हिसाब से। फिर हमने इसमें सेंटेंस नंबर 2 लिखा, यू डैश फिनिश द वर्क by the evening or be ready to face the music। अब देखो फिर हम किसी पर्सन से कोई काम करने के लिए कह रहे हैं, यू डैश फिनिश द वर्क बाय द इवनिंग डैश बी रेडी फॉर टू फेस द म्यूजिक। क्या मतलब होता है फेस द म्यूजिक का? बेयर द कंसिक्वेंसेस। ठीक है, अब देखो ये जो पर्सन है जिसको ये सलाह दे रहा है काम करने के लिए, ठीक है, ये उसको ऑब्लाइज कर रहा है या सजेस्ट कर रहा है? ये तो उसको फोर्स कर रहा है अपनी बात मानने के लिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, फिर वो उसको पनिशमेंट होगा। अब इस सिचुएशन में हमेशा मस्ट लिखना। तो अगर कोई ऐसा पर्सन जिसको अथॉरिटी है और जो दूसरे को ऑब्लाइज कर सकता है अपने तरीके से चलने करने के लिए, तो उसके लिए तो मस्ट लिखा करो। अदरवाइज चाहे शुड लिखो चाहे मस्ट लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये समझ लेना कि जो मस्ट होता है वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ ऑब्लिगेशन होता है, और शुड जो होता है वो मेयर सजेशन होता है। थर्ड क्वेश्चन देखो, हाँ ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है, लेकिन जिस पर्सन को तुम कह रहे हो, ठीक है, उसको नहीं इतनी समझ है तो हम उसको बात मानने के लिए कह रहे हैं। अब ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी माने या ना माने। देखो एक चीज और बता देता हूँ, शुड और ऑट टू जो होते हैं ना, ये वास्तव में बिल्कुल एक दूसरे की जगह लिखे जा सकते हैं, इनमें डिफरेंशिएट मत किया करो। मतलब शुड और ऑट टू को डिफरेंशिएट मत किया करो, ये दोनों लगभग एक दूसरे की जगह हमेशा लिखे जा सकते हैं। अगर मोरालिटी ही एक्सप्रेस करनी है तो फिर शुड ऑट टू ही लिखो। ठीक है, ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी ही उसकी बतानी है तो ऑट टू ही लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वी डैश go by metro as no other means is available। अब मान लो हमें कहीं जाना है, ठीक है, तो अब जाने के लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मल्टीपल हो सकते हैं, टैक्सी कर लो, ओला उबर कर लो, डीटीसी पकड़ लो, ठीक है, या मेट्रो से चले जाओ। इस सिचुएशन में क्या लिखोगे? अब अगर मान लो वो ना लिखा हो एज नो अदर मीन्स इज अवेलेबल, तो शुड भी आ सकता है, मतलब तो शुड भी आ सकता है वैसे। ठीक है, तो अगर ये सेंटेंस केवल इतना हो तब तो हम शुड लिख दें। अब देखो जब हम शुड लिखते हैं तो उसका बेसिक मीनिंग होता है क्या? मान लो बहुत से ऑप्शंस हैं किसी काम को करने के या होने के, और हम एक पर्टिकुलर ऑप्शन किसी पर्सन को सजेस्ट कर रहे हैं। अब उसकी मर्जी है कि वो हमारे सजेशन को मतलब प्रेफर करे, या जो बाकी बचे हुए ऑप्शन रह जाते हैं उनमें से कोई चूज कर ले। हमने उसको सलाह दे दी कि भाई तुम बस से जाओ, अब उसकी मर्जी है चाहे वो बस से जाए चाहे मेट्रो से जाए। ठीक है, लेकिन अब अगर मान लो बाकी कोई ऑप्शन हो ही ना, तो अगर कोई बाकी ऑप्शन है ही नहीं तो शुड का तो फिर यूज ही करना गलत हो गया जब वहां पे कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो अब तो मस्ट ही लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये जो मस्ट है अब चाहे इसे ऑब्लिगेशन मान लो कि कोई दूसरा मीन्स नहीं है, उस मजबूरी में काम करना पड़ रहा है, या आप इसे नेसेसिटी मान लो। तो इस मस्ट को हम दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। इट इज एन ऑब्लिगेटरी एक्शन, अगर कोई दूसरा मीन्स अवेलेबल है ही नहीं, एक ही मीन्स है, तब तो फिर मजबूरी हो गई, तो मस्ट आ गया। या फिर ये कह लो कि ये नीड है, नेसेसिटी है, जब कोई दूसरी चीज है ही नहीं तो फिर नेसेसिटी है कि अब ऐसे जाओ। तो इस तरीके की सिचुएशन जहां पे या तो कोई दूसरा मतलब ऑप्शन ना अवेलेबल हो वहां पे मस्ट लिखा करो, या फिर इस तरीके की सिचुएशन जहां पे जो स्पीकर है वो अथॉरिटी रखता हो दूसरे से अपना काम करवा लेने के, वहां पे मस्ट लिखा करो। अगर इनमें से कोई ऐसी सिचुएशन ना हो तो वहां पे मस्ट शुड जो चाहे लिखो।
फोर्थ क्वेश्चन देखो। दे मस्ट वॉक 5 kilometers daily to reach their school। अब जैसे हमने लिखा दे मस्ट वॉक 5 kilometers डेली टू रीच देयर स्कूल। अब मान लो कोई ऐसी जगह है जहां पर कोई आसपास में स्कूल नहीं है, या जो स्कूल है वो दूर है और वहां तक जाने का मतलब कोई साधन नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन है ही नहीं। ठीक है, यहाँ तो चलो मेट्रो है, वहां पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उस सिचुएशन को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब ये जो मस्ट है ना, ये ऑब्लिगेशन हो गया एक तरीके से, क्योंकि अगर कोई साधन है नहीं तो अब स्कूल जाना है तो पैदल ही जाना पड़ेगा। लेकिन ये ऑब्लिगेशन कोई दूसरा पर्सन हम पे इम्पोज नहीं कर रहा और ना हम इम्पोज कर रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा ऑब्लिगेशन है दैट इज कॉज्ड बाय सर्कमस्टांसेस। अब यहाँ पे समझना, दो तरीके की सिचुएशंस होती हैं। एक ऐसी सिचुएशन जो मतलब पर्टिकुलरली कोई पर्सन हमें फोर्स कर रहा है या हम खुद जानने की ऐसा जरूरी है, तो वहां पे तो मस्ट लिखा करो। लेकिन कुछ ऐसे ऑब्लिगेशंस होते हैं दैट आर कॉज्ड बाय सर्कमस्टांसेस, और अगर हम चाहें तो उन्हें अवॉइड भी कर सकते हैं। स्कूल जाओ ही मत, पैदल नहीं चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये ऑब्लिगेटरी थोड़ी है कि पैदल चलो 5 किलोमीटर, वो तो तुम्हें स्कूल जाना है तो मतलब सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं कि वहां पे कोई आसपास स्कूल नहीं है, कोई जाने का साधन नहीं है, तो पैदल चल रहे हो। और नहीं चलना है पैदल, घर पे बैठ जाओ, स्कूल छूट जाएगा। तो इस तरीके की सिचुएशन जो सर्कमस्टांशियल ऑब्लिगेशन एक्सप्रेस करती है ना, इनके लिए हैव टू का यूज किया करो। तो इस सेंटेंस को ऐसे लिखो, दे हैव टू वॉक 5 kilometers डेली टू रीच देयर स्कूल। यहां देखो, वी मस्ट वेयर ब्लैक शूज देयर। वी मस्ट हैव टू लेना, वी हैव टू वेयर ब्लैक शूज देयर। किसमें बेटा? और क्या, हैव टू लिख दो अगर मतलब सर्कमस्टांशियल ऑब्लिगेशन होते हैं तो। ऐसी सिचुएशंस जो सर्कमस्टांसेस हमारे लिए कॉज करती हैं, जिनको हमारे ऊपर कोई पर्सन इंपोज नहीं करता करने के लिए, वहां पे मस्ट का यूज किया करो, वो वहां पे हैव टू का यूज किया करो। अब ये देखो, वी मस्ट वेयर ब्लैक शूज देयर एंड वी हैव टू वेयर ब्लैक शूज देयर। अब अगर हम यहाँ पे मस्ट लिख रहे हैं तो इसका मतलब वी थिंक इट इज नेसेसरी। मतलब या तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि वहां पे नेसेसरी है, या किसी ने हमें फोर्स किया है। हम नहीं चाह रहे ऐसा हो, लेकिन फिर भी कोई फोर्स कर। तो अगर हम ऐसे लिख देंगे ना, वी मस्ट वेयर ब्लैक शूज देयर, तो इसका मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि वहां पे सारे पहन के आएंगे ब्लैक शूज, तो हमें भी पहनने चाहिए, मतलब वी कंसिडर इट नेसेसिटी। लेकिन अगर मान लो ये नेसेसरी ना हो या ऑब्लिगेशन ना हो, ये वहां का रूल हो। ठीक है, ये वहां का रूल हो, इसी तरीके का वहां का मतलब कोई सिस्टम हो जिसको सारे ही फॉलो करते हो। अब वहां पे ऑब्लाइज कोई किसी को नहीं कर रहा, लेकिन जब वो सिस्टम है तो उसी तरीके से सब रहते हैं, तुम भी रहोगे। तो ये एक सर्कमस्टांशियल ऑब्लिगेशन हो गया, तो ये हैव टू से हो गया। तो जब हम मस्ट लिखेंगे वो भी सही है, हैव टू लिखेंगे तो भी सही है। हैव टू लिखेंगे तो इसको रूल मानना पड़ेगा, मस्ट लिखेंगे तो इसे अपनी चॉइस मानना पड़ेगा। या तो किसी दूसरे पर्सन की चॉइस है कि वो हम पहने जूते ऐसे, या ये हमारी अपनी चॉइस है कि हम ऐसे पहने। लेकिन जब हम हैव टू लिख देंगे तो ना ये हमारी चॉइस है ना किसी दूसरे की चॉइस है, रूल है और मानना है। तो सर्कमस्टांशियल ऑब्लिगेशन के लिए हैव टू का यूज क्या करो। एज ही इज अ पुलिसमैन, he must work even on holidays।
अब जैसे हमने लिख दिया एज इज अ पुलिसमैन ही मस्ट वर्क इवन ऑन हॉलीडेज। अब देख लो, अगर मान लो ये सेंटेंस केवल इतना हो, ही मस्ट वर्क इवन ऑन हॉलीडेज, तब तो हम ये मान लेंगे कि किसी पर्सन को हम फोर्स कर रहे हैं ऐसा करने के लिए, कि वो उसका काम काफी पिछड़ा हुआ है, अब उसको छुट्टियों में भी काम करना पड़ेगा जिससे कि वो कैचअप कर ले। तब तो ये ठीक है कि हम किसी पर्सन को ऑब्लाइज कर रहे हैं, या ऐसी नीड है, मतलब बेसिक ऐसी नीड है कि वो काम करे। लेकिन अगर कोई पर्सन पुलिसमैन है, उसको लेकर हमें बात कर रहे हैं, तो ये तो सिस्टम ही है, पुलिसमैन होते हैं, उनकी ड्यूटी कभी भी लग सकती है। तो अगर ये कोई इसमें कोई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट किसी का भी नहीं है, ना स्पीकर का ना लिसनर का, तो फिर हटा लो मस्ट। तो अगर उसमें किसी पर्सन का मतलब कोई पर्सनल उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना स्पीकर का इन्वॉल्वमेंट है ना लिसनर का इन्वॉल्वमेंट है उस काम में, तो फिर हैज टू लिखो। तो हम लिख देंगे एज इज अ पुलिसमैन ही हैज टू वर्क इवन ऑन हॉलीडेज। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, सिक्स देखो। दे मस्ट रिटर्न होम ऑन फुट as they had no money to pay the fare। अब हमने लिखा दे मस्ट रिटर्न होम ऑन फुट एज दे हैड नो मनी टू पे द फेयर। अब अगर ये सेंटेंस केवल इतना हो ना, दे मस्ट रिटर्न होम ऑन फुट, तो ये हम सही भी मान सकते हैं। मान लो कोई पर्सन है, हम उसको ऐसे सलाह दे रहे हैं कि पैदल घर वापस आएंगे तो हेल्थ बनी रहेगी, फिट रहेंगे, जो भी है बलान ढिमकाना है, ठीक है। तो हम इसे कुछ सिचुएशन में जस्टिफाई कर लेंगे। लेकिन अभी देखो है क्या, ये जो हमने लिखा ना एज दे हैड नो मनी टू पे फॉर द फेयर, ये पास्ट है। हालांकि हम मेन क्लॉज के अकॉर्डिंग टेंस यूज करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज में, लेकिन अगर हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में टेंस पास्ट लिख रहे हैं तो हमें मान के चलना चाहिए कि ये पास्ट का इवेंट होगा। अच्छा, पास्ट के जो इवेंट्स होते हैं ना, उनके लिए मस्ट नहीं हैड टू लिखा करो। तो जो पास्ट के ऑब्लिगेशंस होते हैं उनके लिए मस्ट नहीं लिखा करो, मस्ट केवल प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए लिखा करो, पास्ट के लिए लिखा करो हैड टू। तो हम लिख देंगे दे हैड टू रिटर्न होम ऑन फुट एज दे हैड नो मनी टू पे द फेयर। अब उनके पास भाड़ा चुकाने के पैसे नहीं है, अगर पैसे नहीं है अब मजबूरी है वापस जाना घर पे पैदल। अगर पैसे होंगे तो फिर वो वैसे जा सकते हैं, लेकिन अब पैसे नहीं है तो मजबूरी हो गई। तो पास्ट ऑब्लिगेशंस जो होते हैं इनके लिए हैड टू लिखा करो। हरि ओम प्रभु। सेवंथ क्वेश्चन देखो। द डॉक्टर टोल्ड हिम दैट इट मस्ट बी मलेरिया। द डॉक्टर told him that he must take medicine regularly। He told the doctor that he must go to work every day to feed his family।
अब देखो इन सेंटेंसेस में हम ऐसा मान के चल लें कि कोई एक पर्सन है जो बीमार है, वो डॉक्टर के पास गया और वहां पे सारा कम्युनिकेशन हो रहा है। कुछ बातें डॉक्टर उससे कह रहा है, कुछ बातें वो डॉक्टर से कह रहा है। अब इन सारे सेंटेंसेस की जो हमारी मेन क्लॉज है वो पास्ट है। ठीक है, ये सब पास्ट है। तो अगर ये मेन क्लॉज पास्ट है तो ऑब्वियस सी बात है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट ही हो गई। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में मस्ट तो आना नहीं चाहिए, इस हिसाब से तो गलत है। लेकिन एक चीज समझना, ये जो मस्ट है ना, इसको गलत कहने से पहले हम एक बार ये समझ लें कि ये मस्ट जो यूज हो रहा है इसका पर्पस क्या है, मतलब हम यूज क्यों कर रहे हैं इसे। तो अगर ध्यान से देखोगे और कुछ समझ में आएगा, तो ये फर्स्ट सेंटेंस में लिखा गया मस्ट जो है ना, वो डॉक्टर का अपना अजम्पशन है। मान लो हम डॉक्टर के पास गए, ठीक है, आज जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती टेस्ट की तब तक तो वो अज्यूम करके दवा दे रहे हैं। तो ऐसा डॉक्टर ने अज्यूम कर लिया कि मलेरिया है। क्यों उसने अज्यूम कर लिया, उसको क्या ऐसा सिम्टम नजर आया, क्या हमने उसे ऐसा बता दिया जिसकी वजह से उसने ऐसा मान लिया, वो जो भी वजह रही हो, लेकिन ये अजम्पशन है। ये मस्ट जो है वो अजम्पशन नहीं है, ये नेसेसिटी है, या यूं कह लो कि डॉक्टर की एडवाइस है। ये जो मस्ट है ना, ये ऑब्लिगेशन है। कोई पर्सन जो बीमार है तो वो कायदे से उसको आराम करना चाहिए, लेकिन अगर वो ऐसी मजबूरी में है कि उसको तब भी काम पे ही जाना है तो ये ऑब्लिगेशन है। तो ये जो तीनों सेंटेंस में मस्ट लिख रहे हैं ना, ये मस्ट अलग अलग इंटेंशंस कन्वे कर रहा है। फर्स्ट में वो जम्पशन शो कर रहा है डॉक्टर का, सेकंड में वो नेसेसिटी शो कर रहा है, और लास्ट में वो ऑब्लिगेशन है कि बीमार आदमी है उसको फिर भी काम पे जाना पड़ रहा है। तो ये ऑब्लिगेशन उसकी मजबूरी हो गई, ठीक है। अब यहां तो लिख दो हैड टू, और ये सही हो गया। तो अब एक चीज और भी ध्यान देना, ऐसा भी नहीं कि मस्ट हमेशा पास्ट में हैड टू ही हो जाता है। हैड टू से तभी लिखना जब वो ऑब्लिगेशन के लिए यूज हो, अदरवाइज मस्ट को हम और पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, तब मत चेंज कर देना। ऐसा नहीं लगता एक दिन दिमाग खराब हो जाएगा ससुरी सब याद कर करके? लगता है कि नहीं? हाँ, लगता है कि दिमाग का दही हो जाएगा। यही वजह होती है कि लोग रूल्स पे सीखना शुरू कर देते हैं लिस्ट बना के, क्योंकि वो आसान होता है, उसमें दिमाग खर्च नहीं होता ना, उसमें केवल याद करना होता है। यहाँ पे चीजों को सेंटेंस पढ़ के कॉन्टेक्स्ट पकड़ना पड़ता है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट पकड़ने में दिमाग का दही हो जाता है, लेकिन सीखना भैया यही होता है। सीखना यही होता है कि सेंटेंस को उसके कॉन्टेक्स्ट बेसिस पे जज करो, उसको उस बेसिस पे मत जज करो जो तुम पहले से जानते हो। तो ये जो मस्ट होता है ना, कई बार जब हम नरेशन चेंज करते हैं तो मस्ट हमें हैड टू चेंज करना पड़ता है, कई बार चेंज करते हैं तो नहीं करना पड़ता। अब अगली बार से तुम ध्यान देना कि जब हम नरेशन चेंज करते हैं तब कब मस्ट हैड टू लिखना पड़ता है और कब नहीं लिखना पड़ता। मस्ट हैड टू तभी लिखना जब वो ऑब्लिगेशन शो कर रहा हो। अगर उसके थ्रू हम कुछ अज्यूम कर रहे हैं, असल में होता क्या है, जैसे ही हम मे यूज करते हैं, मे का यूज हम करते हैं जब हम कोई सिचुएशन गेस करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में मस्ट जो है इसका भी यूज करते हैं हम किसी सिचुएशन को जो हम गेस कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर जो है वो गेस कर रहा है। अच्छा, उसके अलावा ये जो माइट है और कुड है, इनका भी यूज हम कर लेते हैं। तो ये जो मॉडल्स हैं ये बेसिकली हमारे अजम्पशन को एक्सप्रेस करते हैं। जब हम कुछ सिचुएशन अज्यूम कर लेते हैं, गेस करते हैं, तो उसके लिए यूज किए जाते हैं। अब मे क्या होता है, इट एक्सप्रेसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग। किसी काम के होने की अगर कोई पॉसिबिलिटी है, ठीक है, संभावना है, तो हम मे यूज कर लेते हैं। अच्छा, अगर किसी काम के होना का मतलब ऑलमोस्ट सर्टन है, ऑलमोस्ट सर्टन, तो फिर हम उसके लिए मस्ट यूज करते हैं। तो अगर मान लो हम किसी चीज को लेकर ऑलमोस्ट सर्टन है कि नहीं, जो हम गेस कर रहे हैं वही सच्चाई है, तो फिर तो मस्ट लिखो। अगर हम उसको लेकर श्योर नहीं है, बस हम गेस कर रहे हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो मैं लिख दो। अच्छा, अगर हमें किसी चीज को लेकर बिल्कुल श्योर हो, मतलब ऑलमोस्ट सर्टेन हो कि ऐसा नहीं होगा, तो माइट या कुड लिख दो। तो ये जो डिफरेंट डिग्रीज ऑफ अजम्पशन होती है, मतलब अगर हम कोई चीज अज्यूम करें एज अ गेस, तो फिर मे लिखो। मे और मे नॉट का मीनिंग सेम होता है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा अज्यूम करें जिसको लेकर हम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि ऐसा ही होगा जो हम अज्यूम कर रहे हैं, तो मस्ट लिखो। अगर हमें खुद ही पता हो कि जो हम अज्यूम कर रहे हैं इसके होने के कोई चांस वगैरह नहीं है, लीस्ट पॉसिबल एक्शन है, तो फिर ये लिखो। तो माइट और कुड का यूज हम करते हैं उन सिचुएशंस के लिए जो लीस्ट पॉसिबल है, मतलब जिनके होने की पॉसिबिलिटी मिनिमम है। अच्छा, जिनकी मैक्सिमम है वो मस्ट। अच्छा, मिनिमम मैक्सिमम की अगर कोई बात ही ना हो तो फिर मे यूज करो। तो ये मस्ट हम अजम्पशन के लिए यूज करते हैं, एडवाइस के लिए भी यूज करते हैं, और ऑब्लिगेशन के लिए यूज करते हैं। जब ऑब्लिगेशन के लिए यूज करते हैं तब ये पास्ट में हेड हो जाता है। हाँ भैया, मे लिख दो बच्चा, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही डिग्रीज का चेंज हो जाएगा। हाँ, ऑब्लिगेशन है, मलेरिया होना ऑब्लिगेशन है, मतलब हम उसे ऑब्लाइज कर रहे हैं कि तुम्हें मलेरिया जरूर होगा। ये कौन सा ऑब्लिगेशन? एट्थ में ये ऑब्लिगेशन हो गया आराम करना।
मतलब डॉक्टर जो है वो अपने पेशेंट को, हाँ ठीक है, मैं मेरी बात तो सुन लो, कुछ भी बोलने से पहले सुनो तो सही, पूछा क्या जा रहा है, बताया क्या जा रहा है। क्या डॉक्टर एडवाइस करेगा, डॉक्टर मतलब डॉक्टर जो है वो उसको ऑब्लाइज करेगा, मैं क्या नाम, पेशेंट को अपने, कि वो वहीं पे आराम करे या वो आराम करे। हाँ, तो जो डॉक्टर उससे कह रहा है आराम करने के लिए, वो ऑब्लिगेशन है, वो उसे ऑब्लाइज कर रहा है वैसा करने के लिए, सजेस्ट करे। हाँ, फिर तो तुम्हें आंसर पता ही है, फिर क्यों मूर्खता दे रहे हो। जब तुम्हें पता ही कि सजेशन है ऑब्लिगेशन नहीं, डॉक्टर क्यों ऑब्लाइज कर देगा भाई, उसने तुम्हें बता दिया आराम करो, जाके तुम अपनी ऐसी तैसी कराओ। ठीक है, यही तो है ना। डॉक्टर क्यों तुम्हें ऑब्लाइज करेगा कि नहीं तुम आराम करो, उसने उसने दवा दे दी है, उसने अपनी फीस ले ली है, अब उसने दवा दे दी कि टाइम से खाना, तुम मत खाओ जाके, फेंक दो जाके। ठीक है, क्यों ऑब्लाइज कर लेगा, घर पे भेज देगा, नहीं तो किसी को पकड़ लो अगर इसने दवा ना खाई हो तो। ऐसा होता है। हाँ, कैंसर वैंसर का तो खैर मुझे पता नहीं कुछ। नहीं तो पता चले गए डॉक्टर यहाँ, और डॉक्टर ने हमारे साथ दो बाउंसर भेज दिए कि इसका देखते रहना, इसने दवा ना खाई उसके देना एक। हाँ, ऐसे कि इसने आराम ना करा तो उसको खींच लाना ही। हाँ, 10th क्वेश्चन देखो। वी, ए बातें मत क्या करो। वी हैव टू नेवर फेस सच प्रॉब्लम्स। वी हैव टू नेवर फेस सच प्रॉब्लम्स। अब हमने कहा खैर ऐसी समस्या हमारे सामने तो कभी नहीं आती। देखो, इस सेंटेंस को समझ, एक एक और सेंटेंस लिख लो इसी के साथ, सेंटेंस नंबर 11। दे आर टू ऑलवेज हेल्प देयर फ्रेंड्स। ये दो क्वेश्चंस हमें समझने हैं, और उन समझने के लिए उन क्वेश्चंस को पहले इधर आना। वी वांट टू नॉट स्टे हियर। अब जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा, वी वांट टू नॉट स्टे हियर, और यहाँ पे समझना ही है क्या, ये सेंटेंस हमारी मेन वर्ब है, और ये जो टू स्टे हमने लिखा ना, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, इनफिनिटिव, जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि नॉन फाइनाइट मेन वर्ब के बाद में नॉन फाइनाइट फॉर्म लिखनी पड़ती है वर्ब की। और ये जो नॉट है, ये है एडवर्ब ऑफ नेगेशन जो हम कल पढ़ रहे थे। अब हमने पढ़ा कि जो नॉट होता है इसकी पोजीशन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले होती है, तो ये कायदे से सेंटेंस हमें ऐसे लिखना चाहिए। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, वी डू नॉट वांट टू स्टे हियर। अब ये जो नॉट हमने यूज किया ना, ये हमने मेन वर्ब को निगेट करने के लिए यूज कर लिया, लेकिन अगर हम चाहें तो इसका यूज उस नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनिटिव के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन तब हम इसे क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, वी वांट नॉट टू स्टे हियर। अब जब हम मेन वर्ब के साथ नॉट लिखते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ती है, वो हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग हम अपने यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम मेन वर्ब के लिए नॉट का यूज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे टेंस के अकॉर्डिंग। अच्छा, अगर किसी नॉन फाइनाइट वर्ब के लिए यूज करेंगे, जैसे टू स्टे नॉन फाइनाइट वर्ब, ये मेन वर्ब नहीं है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब तो यूज होंगी नहीं, तो हम केवल नॉट लिख देंगे, बाकी हेल्पिंग वर्ब वगैरह नहीं लिखी जाएंगी। तो ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं, और ये है गलत। अब इस सेंटेंस से जो बेसिक हमें कंक्लूजन निकालना चाहिए वो ये है कि ये जो टू स्टे हमने लिखा ना, ये इन्फिनिटिव है, और अगर हम कभी भी किसी इन्फिनिटिव के लिए कोई एडवर्ब यूज करें, मान लो नॉट यूज करें, ऑलवेज यूज करें, जो भी यूज करें, वो कभी भी उसके बीच में नहीं लिखना चाहिए। मतलब ये ग्रामर की एक यूनिट होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसको स्प्लिट नहीं करना चाहिए। जो भी एडवर्ब वगैरह है वो तो या तो इससे पहले लिखो या बाद में लिखो, वो धीरे धीरे सीखते रहोगे।
तो इस सेंटेंस को या तो हम ऐसे लिखें, वी डू नॉट वांट टू स्टे हियर, या हम लिखें वी वांट नॉट टू स्टे हियर। हाँ, नहीं बेटा, एक्शन वर्ब है, स्टेट शो करती है वर्ब, हमारी मेन वर्ब। अबे ये नॉट हमने इसके लिए यूज किया बेटा, नॉन फाइनाइट वर्ब के लिए, और ये यूज किया मेन वर्ब के लिए। ये नॉट जो है वो वांट के लिए नहीं, इसके लिए यूज हो रहा है। तो अगर हम नॉट का यूज मेन वर्ब के लिए करेंगे तो हम उसे उससे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ, लेकिन अगर हम नॉट का यूज इन्फिनेटिव के लिए करेंगे तो हम उसे इन्फिनेटिव से पहले लिखेंगे, ना कि बीच में। तो ये जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, ये इन्फिनेटिव ग्रामर की एक यूनिट होती है, और इसको स्प्लिट नहीं करना चाहिए, मतलब इसको स्प्लिट कर देना मतलब गलत होता है। अगर पॉसिबल हो तो इसको अवॉइड करना चाहिए स्प्लिट को। अब वहां जाओ, ये जो ऑट टू हमने लिखा है, या यूज टू लिखा है, और हैव टू लिखा है, अब हमने पढ़ा कि ये तीनों फ्रेजेस मॉडल्स होते हैं। हैव टू ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है मस्ट की जगह, ऑट टू भी मॉरल ड्यूटीज के लिए यूज होता है, यूज टू पास्ट की हैबिट्स के लिए यूज होता है। अब कायदे में मॉडल्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन हम देखते हैं इनके साथ में टू लिखा होता है, वो खैर पहले से ही लिखा होता है, तो हम इन्हें सेमी मॉडल्स इसी वजह से कई बार कह देते हैं कि यूज टू हैव टू सेमी मॉडल्स हैं। अब ध्यान ये रखना है कि ना तो हम इस ऑट और टू को स्प्लिट कर सकते हैं, और ना ही उसके बाद में जो वर्ब लिखी जाएगी उन दोनों को स्प्लिट कर सकते हैं। मतलब अगर मान लो हम ऐसे ऑट टू गो लिख दें, तो ना तो ये स्प्लिट होंगे ना ये स्प्लिट होंगे। तो उस सिचुएशन में अगर हमें कोई एडवर्ब लिखना पड़े तो पहले लिखना। अब जैसे हमने ऑट टू और हेल्प के बीच में ये ऑलवेज लिख दे रहे हैं, गलत जगह लिख गया, इसको यहां ले आओ। ये जो नेवर है ये भी गलत जगह लिख गया, इसे यहां ले आओ। तो ये और ध्यान देना। अब अगर यहाँ पे ऑट टू ना लिखे हुए शुड लिखा होता तो वो सही होता, दे शुड हेल्प देयर फ्रेंड्स। और वहां पर अगर हैव टू की जगह मस्ट लिखा होता तो भी सही होता, दे मस्ट नेवर फेस सच सिचुएशंस। तो अब ध्यान ये रखना है कि अगर हम ऑट टू, यूज टू और हैव टू इनका यूज करें कभी भी, ये मॉडल फ्रेजेस होती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो इनके साथ जो एडवर्ब्स यूज किए जाते हैं ना, वो पहले लिखना, ठीक है। इनके बाद मत लिखना, और वो मेन वर्ब है उसके भी बाद मत लिखना, ठीक है। ये बात हम वैसे आगे भी सीख लेंगे, लेकिन तब तक चाहे अपना ध्यान रखना कि जो मेन वर्ब होती है और उसका जो ऑब्जेक्ट होता है उनको भी स्प्लिट नहीं किया जाता। मतलब मेन वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में भी एडवर्ब नहीं यूज होते, तो फिर ना हम हेल्प के बाद लिख पाएंगे ना हम ऑट टू के बाद लिख पाएंगे, तो पहले लिख के यूज किया करो। आई नेवर यूज टू गो देयर, आई सेल्डम यूज टू गो देयर, ऐसे। अगला क्वेश्चन है, द ट्रेन शुड अराइव at 7 a.m. but it arrived an hour late. अब देखो ये जो हमने सेंटेंसर लिखे हैं, ठीक है, इसको समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसे समझ लेना। जैसे हमने लिखा ही शुड गो देयर, और दूसरा लिखा ही शुड हैव गॉन देयर। तो फर्स्ट सेंटेंस में सेकंड सेंटेंस में हमारा मॉडल सेम है, बस वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई। यहाँ पे इंडेफिनिट फॉर्म है, यहाँ पे परफेक्ट फॉर्म है। अब अगर हम परफेक्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये काम हो चुका है। परफेक्ट फॉर्म का मतलब कंप्लीट एक्शन। अच्छा, शुड लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं काम करने के लिए। अब सोचने वाली बात है कि अगर ये काम हो चुका है तो हम उसे क्यों कह रहे हैं कि वो ऐसा करे। ये हम किसी से क्यों कह रहे होंगे ही शुड हैव गॉन देयर। तुम्हें किसी पर्सन को सलाह देनी हो तो उसको क्या काम करने के लिए सलाह दोगे, जो हो गया है जो होना है। जो होना है, तो ये काम अभी होना तो होगा नहीं, क्योंकि अगर हम परफेक्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसका मतलब हो चुका है। अगर हो चुका है तो हम क्यों उसे सलाह दे रहे हैं कि वो करे ऐसा। फिर से समझ लें जो मैं कह रहा हूं,
ये परफेक्ट फॉर्म जो होते हैं ना, ये शो करते हैं कि वो एक्शन कंप्लीट स्टेट का है। अब सोचने वाली बात है, अगर एक्शन कंप्लीट स्टेट का है तो इसका मतलब वो काम हो चुका है। तो अगर हो चुका है तो हम क्यों इसे कह रहे हैं वो उसे करे? तो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम इससे चाहते होंगे, लेकिन इसने नहीं, किसी और ने कर दिया होगा। तो हम यहाँ पे ये एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं कि हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि ये पर्सन करता, लेकिन एक्चुअली या तो इसने किया नहीं या वो किसी और ने कर दिया। तो जब हम परफेक्ट फॉर्म के मॉडल्स यूज करते हैं पास्ट में, तो वो किसी ऐसे एक्शन को रेफर करते हैं जो एक्चुअल में हो चुका होता है। तो अगर हो चुका था तो फिर हमें मॉडल्स यूज ही नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम मॉडल यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब जो हम कह रहे हैं वो सच्चाई नहीं है, सच्चाई उसके अपोजिट है। अच्छा, ये तो पता ही है उसका क्या मतलब है, तो अपना जान ही लेना। सी क्वेश्चन देखो, ही शुड नॉट हैव गॉन देयर। अब हम किसी को कोई काम नहीं करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जो काम उससे नहीं करने के लिए कह रहे हैं वो भी हो चुका है। तो अगर वो काम हो चुका है तब तो हमें मॉडल्स का यूज ही नहीं करने चाहिए, फिर तो टेंस लिखो सीधे। लेकिन फिर भी अगर हम मॉडल यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम अपनी पर्सनल इंटेंशन एक्सप्रेस कर रहे हैं, रियलिटी ये नहीं है। मतलब रियलिटी है कि काम या तो इसने किया नहीं, मतलब इसने कर दिया होगा, लेकिन हम नहीं चाहते रहोगे ये करता। तो जब हम पास्ट के मॉडल्स के साथ में वर्ब की परफेक्ट फॉर्म लिख देते हैं तो इससे ये पता चल जाता है कि वो हो चुका इवेंट है। अगर हो चुका इवेंट है और मॉडल के साथ लिख रहे हो तो इसका मतलब जो तुम लिख रहे हो रियलिटी वो नहीं है, रियलिटी उसके ऑपोजिट है। तो पास्ट का ही तो कह रहे हैं बेटा। अब देखो, ये वर्ड यूज करते हैं पास्ट की प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए, विल सेल की जगह। अच्छा, यहाँ पे जिस एक्शन की हम प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं वो परफेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, हैव फेल्ड। तो अगर हम ये मॉडल, ये एक्शन जो है वो परफेक्ट फॉर्म में लिख रहे हैं वर्ड के साथ, तो इसका मतलब ये हो चुका होगा या नहीं? है गधा कहीं के, हो चुका है ये। तो अगर हम हैव फेल्ड लिख रहे हैं ना, इसका मतलब जिस एक्शन को हम इमेजिन या गेस कर रहे हैं या जिसके होने की प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं वो हो चुका इवेंट है। तो अगर ये हो चुका इवेंट है तो फिर हम वुड क्यों लिख रहे हैं? तब तो सीधा पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखो, ही फेल्ड। तो हम वुड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो हम प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं वैसा ना होके ऑपोजिट हुआ। तो इसका मतलब ही वुड हैव फेल्ड बट ही डिडंट। तो ये जो पास्ट के मॉडल्स होते हैं जिनके साथ हम परफेक्ट फॉर्म लिख देते हैं, ये कंप्लीशन शो करते हैं। कंप्लीशन का मतलब ये हो जाता है कि जो लिखा गया स्टेटमेंट है ना वो हो चुका इवेंट है, लेकिन अगर मॉडल के साथ लिख रहे हो तो इसका मतलब ये वैसा नहीं हुआ होगा, ये हुआ दूसरे तरीके से होगा, लेकिन हम चाह रहे होंगे ऐसा होता। अब ये सारी कहानी अगर समझ में आ गई हो तो यहां आ जाओ। अगर ये सेंटेंस केवल इतना लिखा हो तो ये सही है, द ट्रेन शुड अराइव एट 7 AM। मतलब हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रेन 7 बजे आ जाएगी, मतलब ये हमारा अपना एक्सपेक्टेशन है। लेकिन एक चीज देखना, जो सिचुएशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे उसका रिजल्ट लिखा हुआ है, इट अराइव्ड एन आवर लेट। मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 7 बजे आएगी, लेकिन वो हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आई, वो आई 8 बजे। 1 घंटा लेट का मतलब 8 बजे। तो ये जो सिचुएशन हम यहाँ पे शुड के साथ लिख रहे हैं, इसका तो रिजल्ट भी वहां लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हो चुका इवेंट है। अगर ये हो चुका इवेंट है तो परफेक्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी, शुड हैव अराइव्ड। अब देखो, जब हम ये लिख देंगे ना, द ट्रेन शुड हैव अराइव्ड एट 7 AM, तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या हो जाएगा? बट इट डिड नॉट। हमें कैसे पता चला बट इट डिड नॉट? ये लिखा हुआ ये। तो अगर वो रिजल्ट हम हटा दें तो फिर वो सही हो जाएगा, लेकिन जब लिख दोगे तो वो पता ही चल जाएगा कि हो चुका इवेंट। अगर हो चुका इवेंट है और मॉडल के साथ लिख रहे हो तो परफेक्ट फॉर्म में लिखो, द ट्रेन शुड हैव अराइव्ड। अगला क्वेश्चन देखो, द बॉय returned the purse though he could keep it easily। अब देखो, ये जो हमने लिखा ना, ही कुड कीप इट इजिली, ये एक पास्ट की पॉसिबिलिटी है कि मतलब वो जो बॉय था वो अगर चाहता तो पर्स को रख लेता। मतलब हम ऐसा पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं कि इस काम के होने की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन जिस काम के होने की पॉसिबिलिटी थी वो हुआ या नहीं हुआ हमें ये पता है, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ ना, द बॉय रिटर्न द पर्स। तो इसका मतलब जिस काम के होने की हम पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं वो काम हुआ नहीं है,
हुआ उसका ऑपोजिट है, तो मतलब वो काम हो चुका है जिसे हम वहां पे एक्सप्रेस कर रहे हैं मॉडल के साथ। अगर हो चुका है तब तो फिर परफेक्ट फॉर्म लिखो, कुड हैव केप्ट। अब जब हम ये लिख देंगे द बॉय रिटर्न द पार्स दो ही कुड हैव केप्ट इट, तो इसका अंडरस्टूड में जाएगा बट ही डिडंट, बट ही डिडंट, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। हमें कैसे पता कि उसने नहीं किया? ये मेन क्लॉज लिखी, ये बता रही है। तो जो मेन क्लॉज की इंफॉर्मेशन है उससे पता चल रहा है कि वो काम हुआ नहीं जिसे हम गेस कर रहे हैं पास्ट का, तो परफेक्ट फॉर्म लिख दो। थर्ड क्वेश्चन देखो, यू आर टू लर्न इंग्लिश, यू आर टू लर्न इंग्लिश। नहीं, ये मेन क्लॉज क्यों बताएगा? वहां पे तो सबऑर्डिनेट क्लॉज बता रही है, कोऑर्डिनेट क्लॉज बता रही है। इन चक्करों में मत पड़ा करो, कॉन्सेप्ट पे फोकस किया करो। मेन क्लॉज बताएगी, कोऑर्डिनेट क्लॉज उसके चक्कर में मत पड़ा करो। वो सेंटेंस के हिसाब से वेरी होती जाती हैं चीजें, उनके चक्कर में पढ़ोगे तो बुरे उलझोगे। फिर हमने लिखा यू वांट टू लर्न इंग्लिश, सही है गलत? सही है। अगर मान लो हम किसी पर्सन से कहें यू वांट टू लर्न इंग्लिश, तो इसका मतलब हम उसको सलाह दे रहे हैं कि वो इंग्लिश सीख ले। अब वो सीखे ना सीखे वो अपना देखे जाके। अब मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया लास्ट ईयर, तो अब हम किसी पर्सन को कोई काम करने के लिए कह रहे हैं पास्ट में, कर पाएगा जाके ये पास्ट में? वहां पे नहीं कर पाएगा। अगर नहीं कर पाएगा तो फिर हम कह क्यों रहे हैं उससे करने के लिए? हाँ, क्योंकि उसने नहीं किया होगा, मौका रहा होगा इंग्लिश सीखने का, नहीं सीखा। तो अगर पता है कि नहीं सीखा तब तो तुम्हें रिजल्ट पता है, जब रिजल्ट पता है परफेक्ट फॉर्म। ought to have learned, अंडरस्टूड मीनिंग क्या हो गया? बट इट डिडंट। यू ought to have learned इंग्लिश लास्ट ईयर बट यू डिडंट। तो अगर हम कभी किसी ऐसे एक्शन को रेफर करें जिसका रिजल्ट हमें पता हो, तो परफेक्ट फॉर्म लिखा करो मॉडल्स के साथ में। पास्ट के लिए जब हम परफेक्ट फॉर्म लिख देते हैं तो वो अनरियलिटी हो जाती है, ये भी ध्यान रखना। फोर्थ क्वेश्चन देखो, he should tell us the truth when he met us there। अब देखो, अगर ये केवल इतना लिखा हो ही शुड टेल अस द ट्रुथ, तो ये भी सही है, ठीक है। अच्छा, या फिर अगर वो जो हमने लिखा ना व्हेन ही मेट अस देयर, इसमें मेट नहीं मीट लिखा हो, मीट क्या मीट्स, तो भी सही। अगर हम उस क्लॉज में जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, अगर हम उसमें मेट की जगह मीट लिख दें, तो उसका टेंस टाइम क्या हो जाएगा? फ्यूचर। सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट का मतलब फ्यूचर होता है। तो अगर हम लिख दें व्हेन ही मीट्स अस, तो इसका मतलब अभी वो हमसे मिला नहीं है, बाद में मिलेगा, तो फ्यूचर इवेंट हो जाएगा, तो भी ये सही हो जाएगा। तो अगर हम वहां पे मीट्स लिख दें तो ये सेंटेंस सही है, ठीक है। अगर वो लिखी ना हो क्लॉज तो भी ये सेंटेंस सही है, अभी फिलहाल में गलत है। अब हम क्या सही करें? क्योंकि मेट लिख देते हो तो पता चल गया टाइम पास्ट का है। तो अब हम इसे शुड हैव टोल्ड लिखें या उसे मीट्स कर दें? शुड हैव टोल्ड, टाइम डिसाइड्स द टेंस। तो ये जो टाइम क्लॉज है ना, इससे हमें पता चल गया कि जिस एक्शन की हम बात कर रहे हैं वो पास्ट का एक्शन है। अगर पास्ट का एक्शन है तो मतलब तुम्हें पता है कि हो चुका होगा। तो अगर पता है हो चुका है, नहीं हो चुका, उसका रिजल्ट आ चुका है, तो परफेक्ट फॉर्म लिख दो। तो लिखो ही शुड हैव टोल्ड अस द ट्रुथ, अंडरस्टूड मीनिंग क्या हो जाएगा? बट इट डिडंट। ही शुड हैव टोल्ड अस द ट्रुथ व्हेन ही मेट अस बट इट डिडंट टेल।
देखो ये दोनों सेंटेंस, इसका मतलब क्या समझोगे? अगर कोई तुमसे ये बात कहे इट वॉज नाइस ऑफ यू टू डू रिसर्च, तो तुम क्या समझोगे उसने क्या कह दिया? हाँ, अच्छा होगा। हाँ, पड़ोसी जगह। बेटा अगर ये सेंटेंस कोई तुमसे कहे इट वॉज नाइस ऑफ यू टू डू रिसर्च, तो तुम क्या समझोगे कि कहने वाले ने क्या कहा है? कुछ नहीं समझेगा। बे अनपढ़ देहाती। पड़ोसी। बस मुंह देख लेना उसका, वो कह देगा इंग्लिश में, तुम उसका मुंह देखते रहना खड़े होके। पड़ोसी। पड़ोसन, पड़ोसी। हाँ, पड़ोसी। आगे बैठा। पता ही नहीं बेचारे को, चंपू। धत। पड़ोसी। भोपाल। की तरह से कोई कहे बेटा, तो तू क्या समझेगा कि इसने कहने वाले ने क्या कह दिया? ये क्या था अच्छा, तुम्हारे लिए क्या अच्छा था? जो गिरा के इतना मारूंगा ना किसी दिन क्लास में ही, तो सुधर जाएगा। पड़ोसी। अच्छी बात है कि तुम डिश बना रहे हो, हम भी आ जाएंगे जब बन जाए तब। हाँ, यही ना। यही। पड़ोसी। इसको, इसका मतलब क्या हुआ अगर तुम कहीं पे पढ़ो तो? ये अप्रिसिएशन है। मतलब अगर हम किसी अपने लिसनर से ही कह रहे हैं ना इट वाज नाइस ऑफ यू, तो इसका मतलब हम अपने लिसनर को अप्रिशिएट कर रहे हैं। अप्रिशिएट किस लिए कर रहे हैं? टू डू द डिशेज। डू डिशेज का मतलब होता है बर्तन धोना। मतलब उसने बर्तन धो दिए, इस वजह से उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। असल में होता ही है ना, जो मैं तुमसे सेवंथ एथ की इंग्लिश की बुक्स कहने के लिए, पढ़ने के लिए कहता हूँ, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है। बहुत से सेंटेंस ऐसे होते हैं, जब तक तुम उनका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाओगे ना, तब तक तुक्के मारोगे। भाई बड़ी सीधी सी बात है, अगर मान लो हमने कुछ पढ़ा और हमें समझ में नहीं आया लिखा क्या, तो कैसे बताओगे सही लिखा या गलत लिखा? वो कोई बात सही है या कोई बात गलत है, मान लो किसी ने कोई बात कही है, किसी ने कोई बात लिखी है, और हमें ये पता करना है ये सही है या गलत है, तो उसके लिए पहले समझो तो सही लिखा क्या है। अब यही नहीं समझ में आ रहा लिखा क्या है, तो फिर सही गलत बताओगे कैसे? अगर कॉन्टेक्स्ट से अपने को रिलेट ना कर पाओ, अपनी नॉलेज को उस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से रिलेट ही ना कर पाओ, तब तो तुक्के मारने पड़ेंगे। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर यूज किया ना, ये अप्रिसिएशन है। इसके इस तरीके से मतलब किसी को अप्रिशिएट किया जाता है। इट वॉज नाइस ऑफ यू टू डू दिस, मतलब किसी पर्सन ने बर्तन धो दिया और हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। खैर, अब जिस काम के लिए हम उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उसने बर्तन धो दिया, अब हम उसको कह रहे हैं अगली क्लास में कि वो जो काम उसने कर दिया जिसके लिए उसे शाबाशी मिल रही है, उसकी जरूरत नहीं थी। नीड का मतलब नेसेसिटी। अब काम तो हो गया है, ठीक है। अप्रिशिएट अगर हम उसे कर रहे हैं तो इसका मतलब ये काम हो चुका है, जिसके नहीं होने की जरूरत हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो अगर वो काम हो चुका है तो हमें वर्ब की परफेक्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी। अब ये तो परफेक्ट फॉर्म है नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि परफेक्ट फॉर्म में हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। अच्छा, नीड हमने कल वाली क्लास में पढ़ा कि कल या परसों जब भी, कि मॉडल होता है। नीड के साथ अगर हम नॉट लिख दें तो मॉडल होता है। मॉडल्स के साथ में इन्फिनेटिव नहीं आता, तो ये भी गलत हो गया। ये आंसर, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, बट यू नीड नॉट हैव डन इट। अच्छा, अब इसका देखो मीनिंग क्या हो जाएगा। इसका मीनिंग हो जाएगा बट यू डिड। हमें कैसे पता उसने बर्तन धो दिया? ये उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, इससे पता चल गया काम हो चुका है। तो इसका मतलब जिस काम के नहीं होने की जरूरत यहाँ पे एक्सप्रेस की जा रही है, वो एक्चुअली हो चुका काम है। तो अगर पता चल गया हो चुका काम है, तो वर्ब परफेक्ट फॉर्म में लिखो, बट यू नीड नॉट हैव डन इट। अंडरस्टूड में जाएगा बट यू डिड। तो ये जो पास्ट के एक्शंस होते हैं जिनका रिजल्ट आ चुका हो, जिनका हमें पता हो कि हो गए या नहीं हो गए, उनके लिए वर्ब की परफेक्ट फॉर्म लिखा करो। और जब हम पास्ट के एक्शन के वो मॉडल के साथ परफेक्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो वो लिखी गई सिचुएशन रियलिटी नहीं होती, रियलिटी उसके अपोजिट होती है। अगला क्वेश्चन देखो। दे हैव spreaded this rumor everywhere. The news was telecasted
on all national channels. अब देखो ये जो दोनों सेंटेंस हम मॉडल्स खत्म हो गए, अब हम वर्ब पे आ गए, ठीक है। ये जो दोनों सेंटेंस हमने लिखे इनमें पहले वाला सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि हमने हैव हेल्पिंग और लिख रखी है। अब हैव के साथ में ना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ती है। अच्छा, दूसरा वाला सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन पैसिव वॉइस में है, क्योंकि जो न्यूज है वो ब्रॉडकास्ट है, टेलीकास्ट करेगी नहीं, उसको टेलीकास्ट किया जाएगा, तो ये भी वर्ब थर्ड फॉर्म में है। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बी के साथ थर्ड फॉर्म लिखते हैं मेन वर्ब की, परफेक्ट टेंस बनाते हैं तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो ये दोनों थर्ड फॉर्म है। बस दिक्कत ये है कि ये जो वर्ब हमने लिख रखे हैं ना, इनकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म कॉमन होती है। मतलब स्प्रेड की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म स्प्रेड ही होती है, और टेलीकास्ट के साथ भी वैसा ही होता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ग्रुप होता है कुछ वर्ब्स का जिनकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म कॉमन होती है, तो उनको अगर थर्ड फॉर्म में भी यूज करोगे ना तो वैसे ही लिखना, चेंज मत कर देना फॉर्म, बस ये ध्यान रखना है। सम वर्ब्स हैव अ कॉमन फॉर्म इन फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। कट, पुट, bet, bid, burst, let, rid, read, quit, hit, hurt, thrust, wed, shut, shed, set, spread, slit, split, cast, कास्ट के पहले लिखना कॉस्ट, कॉस्ट, कास्ट, फॉरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, ओवरकास्ट, एटसेट्रा। तो ये कुछ वर्ब्स होते हैं, अब ध्यान रखना इनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म यही होती है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, इनके सिंगुलर फॉर्म चेंज कर लेना, जैसे कट्स है सिंगुलर फॉर्म, कटिंग है आईएनजी फॉर्म, बाकी जो कट है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों ही है, तीनों ही है मतलब। तो अगर इन्हें परफेक्ट टेंस में यूज करने हैं, पैसिव वॉइस में यूज करना है, लेकिन ऐसे ही लिखना जैसे अभी ये लिखे हैं। अब देखो, कट का मतलब तो काटना हो गया सिंपल, ठीक है। पुट का मतलब रखना हो गया, बेट का मतलब शर्त लगाना होता है, ठीक है, द बेट रुपीज 1000 ऐसे। बिड जो होता है ना वर्ब, इसके बारे में एक चीज ध्यान रखना कि बिड की एक फॉर्म और भी होती है, बिड, बेड और बिडन। मतलब ये जो बिड वर्ब होती है ना, एक मीनिंग में इसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, एक मीनिंग में नहीं चेंज होते हैं, तो इसके दोनों मीनिंग ध्यान रखना। जब बिड का मतलब होता है बोली लगाना, कोट अ प्राइस फॉर समथिंग, तब तो इसकी फॉर्म नहीं चेंज होती। लेकिन अगर बिड का मतलब किसी से कुछ करने के लिए कहना हो, ऑर्डर करना हो या किसी से कुछ कहना हो, तो इसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल से समझना, दे हैव बिडन हिम, दे हैव बिडन हिम स्टे इनडोर्स। एक दूसरा, दे हैव बिडन ₹2 लाख फॉर इट। अब जैसे ये दोनों सेंटेंस हमने लिखे, दे हैव बिडन हिम स्टे इनडोर्स और दे हैव बिडन ₹2 लाख फॉर इट। अब ये जो हमने बिडन लिखा है ना, इसका मतलब तो है बोली लगाना, ठीक है। कोई चीज है, मान लो उसकी उन्होंने 2 लाख रुपए की बोली लगा दी, तो इसकी फॉर्म तो चेंज मत करो, बिड ही लिखो। अच्छा, इस बिड का मतलब है किसी से कुछ करने के लिए कहना। अब जैसे ये लोग हैं, उन्होंने उसको ऑर्डर किया है कि वो घर के अंदर ही रहे, बाहर ना जाए, ठीक है। तो अब ये लो फॉर्म सही भी हो गई।
तो बिड के दो मीनिंग होते हैं। बिड का मतलब ऑर्डर करना भी होता है, किसी से कुछ करने के लिए कहना भी होता है, और बिड का मतलब बोली लगाना भी होता है। वो जो हम फॉर्म कह रहे हैं कि नहीं चेंज होगी, वो तब जब उसका मीनिंग ये हो जो इस सेंटेंस में। बाकी बस्ट का मतलब फूट जाना है, फट जाना है किसी चीज का, द टायर बस्ट। ठीक है। लेट का मतलब अलाउ करना होता है, द लेट हिम गो। रीड का मतलब छुटकारा मानना पाना होता है, द गॉट रीड ऑफ द कार। रीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म में प्रोनाउंसिएशन रेड हो जाती है, बाकी स्पेलिंग यही रहती है। क्विट का मतलब क्या होता होगा? हाँ, हाँ, इसका मतलब वही अबेंडन हो गया, गिव अप हो गया। दे क्विट द गेम। हिट और हर्ट तो कॉमन वर्ड है, पता ही होगा, चोट करना, चोट पहुंचाना। थ्रस्ट का मतलब क्या होता होगा? क्या? प्यास। सारे देहाती यहीं पे आ जाते हैं। ठीक है। प्यास। पहली बात तो जो प्यास होता है वो होता है थर्स्ट, THIRST। ठीक है। इतने ये हिले हुए हैं। ये थ्रस्ट है। या देखो देखो, मैं समझा देता हूँ। लिक्विड्स की एक प्रॉपर्टी होती है ना, बायंसी। साइंस वाइंस में पढ़ी होगी। तो ये क्या प्रॉपर्टी होती है? पुशिंग द थिंग्स अपवर्ड, यही होती है ना। तो जो बायंसी होती है दैट इज काइंड ऑफ फोर्स, अपवर्ड फोर्स। ठीक है। तो ये जो थ्रस्ट वर्ड है ना, नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। जब ये नाउन होता है तो इसका मतलब होता है फोर्स। बायंसी एक फोर्स होती है, अप थ्रस्ट। ठीक है। तो ये नाउन भी होता है, जब ये नाउन होता है तो इसका मतलब फोर्स होता है, और जब ये वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है टू अप्लाई फोर्स, किसी चीज पे फोर्स अप्लाई करके उसको फेंकना, ढकेलना। जैसे रॉकेट होता है ना, जब उसमें से गैसेस एकदम से निकलती हैं तो वो ऊपर चला जाता है। ठीक है। तो एक्सपल्सन ऑफ गैसेस थ्रस्ट द रॉकेट हाई इनटू द स्काई। तो जो थ्रस्ट वर्ब होती है इसका मतलब होता है टू अप्लाई प्रेशर और फोर्स ऑन समथिंग। और ये वर्ब और नाउन दोनों ही होता है, ध्यान रखना। वेड का मतलब शादी होना, द वर्ड लास्ट ईयर। ठीक है। शट का मतलब बंद कर लेना, दे शट देयर डोर्स। ठीक है। शेड का मतलब होता है टू लूज समथिंग, किसी चीज को खोना या गंवाना। ठीक है। ट्रीज शेड द लीव्स इन विंटर, ही वाज शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स, दे हैव शेड एक्स्ट्रा वेट, वगैरह वगैरह। शेड कर देना मतलब किसी चीज को खो देना, फेंक देना। सेट का मतलब किसी चीज को कहीं पर रखना, स्टैब्लिश करना, सेट इट देयर। स्प्रेड का मतलब फैलना, फैलाना, दोनों मीनिंग होते हैं, फैलना भी फैलाना भी। स्लिट का मतलब होता है किसी चीज को शार्प ऑब्जेक्ट से काट देना, रेजर लाइक ऑब्जेक्ट से किसी चीज को काटना, चीरना। द स्लिट इज थ्रॉट। स्प्लिट का मतलब क्या होता होगा? हाँ, क्या करना? हाँ, स्प्लिट का मतलब होता है किसी चीज को अलग कर देना, अलग हो जाना, तोड़ देना या टूट जाना। ठीक है। उसके बाद में आ गया कॉस्ट। कॉस्ट वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। कॉस्ट का मतलब होता है कीमत, और इसका मतलब कीमत होना भी होता है। इट हैज कॉस्टेड मी ₹2 लाख, तो वो कॉस्टेड गलत हो जाएगा, उसको कॉस्ट लिखना। अच्छा, फिर उसके बाद में वर्ब आ गए कास्ट। इसके कई मीनिंग होते हैं। एक तो इसका मतलब होता है किसी चीज को मोल्ड करना, ढालना, कैन यू कास्ट इट दैट वे। एक कास्ट का मतलब किसी चीज को फेंकना भी होता है, कास्ट इट अवे। एक कास्ट का मतलब किसी चीज को प्रोजेक्ट या हाईलाइट करना भी होता है। जैसे मूवीज में स्टार कास्ट होती है ना, तो वो प्रोजेक्शन होता है नए एक्टर्स का। ठीक है। कास्ट इट लाइट, कास्ट लाइट हेयर, तो कास्ट करना मतलब किसी चीज को प्रोजेक्ट करना। तो इसका मतलब प्रोजेक्ट करना भी होता है, थ्रो करना भी होता है, मोल्ड करना भी होता है। वो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से बदल जाते हैं। अब चूंकि जो कास्ट वर्ब है इसकी अपनी फॉर्म नहीं चेंज होती, इसी वजह से बाकी जो लिखी हुई चारों वर्ब्स हैं इनकी भी नहीं चेंज होती, क्योंकि इनमें भी जो रूट वर्ड है ना वो कास्ट ही है। अब फोरकास्ट का मतलब होता है किसी चीज को पहले से बता देना। फॉर का मतलब होता है पहले। फोरकास्ट का मतलब किसी चीज को होने से पहले ही प्रोजेक्ट कर देना। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है किसी चीज का प्रोजेक्शन वाइड एरिया में कर देना, ब्रॉड का मतलब वाइड। टेलीकास्ट का मतलब होता है किसी चीज का प्रोजेक्शन बहुत दूर ले जाके करना, टेली का मतलब डिस्टेंट। ओवर का मतलब पता ही होगा, ओवर का मतलब होता है कंप्लीट। ओवर जो प्रेपोजिशन होती है इसका मतलब कंप्लीट होता है। ठीक है। तो जब हम ओवरकास्ट करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी चीज को कंप्लीटली कवर कर लेना, उसके ऊपर प्रोजेक्शन कर लेना। जैसे कि क्लाउड्स हैव ओवरकास्टेड द सिटी। अब मान लो पूरे आसमान में बादल छा गए तो हमने लिख दिया क्लाउड्स हैव ओवरकास्टेड द सिटी। तो ये जो हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है वो तो ठीक है, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म यही होती है। तो अब ये वर्ब्स ध्यान रखना कि इन वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म भी यही है, सेकंड फॉर्म भी यही है, थर्ड फॉर्म भी है। ठीक है। बाकी आज के लिए काफी है, अब कल मिलते हैं। रिवीजन रिवीजन अपने करता रहना।